आयुर्वेद क्लास हम देखने जा रहे हैं आज। और आज की क्लास में हम पंचकर्म को स्टार्ट करने वाले हैं। पंचकर्म में जो पांच कर्म आते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य, तमोक्षण। तो इन पांच कर्म हम इस आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। क्योंकि जब तक हम कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनको पंचकर्म की सहायता हमें लेनी पड़ती है। जब भी आप पेशेंट को समझाएंगे या रिलेटिव को समझाएंगे पंचकर्म इम्पोर्टेंट क्यों है, तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारे माँ बहनें किचन में पूरे बर्तन साफ धो के रखती है, पूरी क्लीन करके रखती है। लेकिन फिर भी अगर उनको सब्जी बनानी हो या चाय बनानी हो, फिर भी उस बर्तन को डायरेक्टली वो यूज ना करते हुए थोड़ा सा पानी डाल के फिर वॉश करके उसके बाद ही हम किसी सब्जी के लिए या चाय के लिए उसको उस बर्तन को उपयोग में लेते हैं। उसी तरह जब हम किसी पेशेंट के लिए मेडिसिन दे रहे हैं, हमारी बॉडी एक बर्तन है। और ये बर्तन न जाने गलत लाइफस्टाइल के कारण, गलत मेडिसिन के कारण, कुछ आदतों के कारण जो बीमारियों से खराब हो चुका है, और हम मेडिसिन दे दे के उसको क्लीन करने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें हम सक्सेस नहीं हो रहे या कहीं दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही। इसके लिए हमें पंचकर्म की सहायता लेना बहुत जरूरी होता है। पंचकर्म के लिए बड़ा सेंटर ही चाहिए, बड़ा सेटअप ही चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। आप चीजें घर पे भी कर सकते हैं, पेशेंट को बताकर भी कर सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ कर्म है जैसे रक्तमोक्षण है, बस्ती के कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। वो चीजें थोड़ा सा अगर आप समझा देंगे या आप भी सीख लेंगे और पेशेंट के सामने करेंगे, तो फिर वो आसानी है। ऐसा कुछ नहीं कि इसके लिए बहुत स्टडी करना पड़ता है, किसी वैद्य के पास जाके साल साल दो दो साल रुक के करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। हम एज अ कॉम्बो लेके चलेंगे जो हमारे लिए आसानी। देखो, शास्त्र सूक्त की पद्धति से चलेंगे तो बहुत सारे डॉक्टर है। कम से कम अगर 100 आयुर्वेद डॉक्टर पकड़ के चलेंगे तो उसमें से सिर्फ 10 है जो प्रॉपर पंचकर्म करते हैं, या दो या चार ही है। इतना बड़ा गैप है। या बहुत सारे लोग तो पंचकर्म की पार्टी लगा के रखते हैं लेकिन कोई पंचकर्म ही करता नहीं। पंचकर्म के नाम के ऊपर दूसरे ही चलता है। तो पंचकर्म अगर बहुत बारीकी से देखा जाए तो हार्ड भी है। क्योंकि 21 दिन 22 22 दिन तक घी पिलाना पड़ता है, फिर वो 1 किलो हो, 2 किलो हो, 5 किलो हो, जितना उसका बॉडी सोख सके उतना। लेकिन क्या पेशेंट इतना पे करने के लिए कैपेबल है? 21 21 दिन तक, 20 20 दिन तक आपके पास ऐसा सेटअप है कि आप उसको रुकवा सकते हैं? पेशेंट का मेंटली भी वो चीज से वो रेडी है? क्योंकि उस दौरान आपको दुनियादारी की, शौक शौकिंग की जो चीजें वो बंद करनी पड़ती है। जैसे कोई मल्टीमीडिया हो, जैसे फोन का यूज करना हो, टीवी देखना हो, घूमना फिरना हो, प्रवास करना हो, किसी के साथ जोर से बात करनी हो, वो चीजें हमें अवॉइड करनी पड़ती है। मतलब उसे, जैसे हम बोलते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में जाना पड़ता है। किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस अपना अपना अकेला किसी रूम में या किसी झोपड़ी में बैठना है। तो इतना पॉसिबल नहीं। तो फिर हम उसमें से ये रास्ता निकालेंगे कि चलो इस रास्ते से हम पंचकर्म की सहायता लेंगे, या इस रास्ते से हम पंचकर्म करने का प्रयास करेंगे जो सबके लिए आसानी भी होगा, ना ज्यादा पेएबल भी होगा, और दूसरी बात कि हम आसानी से कर सकते। क्योंकि आयुर्वेद हो या अलोपैथी हो, सबके जितने भी गॉड फादर हो चुके, उनका सबका कहना ये है, जो आसान ट्रीटमेंट हो
वही सबसे ठीक है, जो आगे वाले के लिए कैपेबल, वही ठीक है। और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए, ऐसे मोड़ दिए हुए, कि आप हर एक मोड़ के साथ आप जा सकते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो उसी तरह से मिलता है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे करेंगे तभी मिलेगा, ऐसे ना करने से नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। उन्होंने ऑप्शन दिए हुए। जैसे हम किसी पिक्चर टाकी में जाते हैं तो हम हमारे लेवल से टिकट लेते हैं, उसी तरह पंचकर्म भी है। सामने वाले के हिसाब से हम उसको राजी कर सकते हैं या उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इससे पहले क्लास में हमने बहुत सारी बात की देखी, जिसमें पश्चात पूर्व कर्म हो गए या स्नेह स्वेदन होगा। जब पिछले क्लास में हमने ये चीजें देखी कि स्नेह स्वेदन करने के बाद जो पहला कर्म आता है वो आता है वमन। बहुत सारे लोगों ने वमन किया होगा, वमन हुआ होगा, वमन करवाया गया होगा। हुआ तब होगा जब पित्त का उत्क्लेश ज्यादा हुआ होगा, कफ का उत्क्लेश ज्यादा हुआ होगा, तो बॉडी ने खुद किया होगा, इसमें आपका कोई रोल नहीं। दूसरा, कुछ खाने पीने के कारण बॉडी में इंडाइजेस्ट हुआ होगा, अजीर्ण हुआ होगा, उस अवस्था में जी मचलना, मुंह में पानी आना, ये चीजें हो रही होगी, तब आपने फोर्सफुली किया हो। और किसी का देख के भी बहुत सारे लोगों को वमन आता है, घिन आता है, उससे भी होता है। और फिर किसी ने पंचकर्म के माध्यम से किया। तो हर एक कंसेप्ट अलग अलग है। तो यहाँ पे जब हम बीमारी क्लीन करने का प्रयास करेंगे तो हमारा पहला जो पड़ाव है, पहला जो पार्ट है, वो है वमन। तो जैसे हमने पहले पंचकर्म का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात कही थी कि जो भी कर्म आएंगे उसमें तीन स्टेज आएंगे: पूर्व कर्म, कर्म और पश्चात कर्म। जैसे हमने स्नेह और स्वेदन में भी देखा था कि पूर्व कर्म क्या करने हैं, उसके बाद कर्म क्या करने हैं, और उसके बाद पश्चात कर्म क्या करने हैं। क्योंकि यही चीजें पंचकर्म के दौरान कॉन्ट्रा इंडिकेटेड निर्माण करती, कॉम्प्लिकेशन निर्माण करती। और जब कॉम्प्लिकेशन निर्माण हो जाता है तो फिर वो कर्म प्रॉपर नहीं होता हुआ, कर्म तो प्रॉपर नहीं होता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी दिखने लगते हैं। उसके साथ साथ पेशेंट भी हमें ब्लेम करना लगता है कि यार नहीं, मुझे और तकलीफ बढ़ गई, या मेरी और परेशानी बढ़ गई। तो ये चीजों से बचने के लिए हमें जो भी कर्म कर रहे उसके जो साइड इफेक्ट होंगे उसके बारे में भी हमें मालूमात होगी। तो फिर आप भी नहीं डरेंगे और पेशेंट को भी समझाएंगे कि भाई देखो, जो हम करने जा रहे हैं उसके पहले आपको इस तरह से आना है। जब हम करेंगे तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन आएंगे, जैसे घबराहट हो सकती है, जी मचलना हो सकता है, सर दर्द करेगा, मैं अभी वुमन की बात कर रहा हूँ, सर दर्द करेगा, या फिर पसीना आएगा, हो सकता है बीपी भी बढ़ेगा। तो इससे डरना नहीं। जब आप पेशेंट को प्रोसेस करने से पहले ये चीजें समझा देते हैं तो पेशेंट जब भी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है या ऐसी कोई परिस्थिति जब उसको महसूस होती है तो वो डरता नहीं है। उसके बाद पेशेंट को ये चीजें भी समझानी पड़ेगी आपको कि भाई ठीक है, ऐसा नहीं कि ठीक है वमन से पहले जो कर्म है वो आपको करने हैं, दूसरा जो प्रॉपर कर्म करने हैं, और उसके बाद आपको जो हमने बोला है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप किसी कर्म से वो रास्ता या वो स्रोतस को ओपन करके रखते हैं तो फिर दोबारा वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होना, या आपकी गलत वजह से वो जो आपने इतना कष्ट के साथ कर्म किया है वो फिर उसमें पानी नहीं। और दूसरी बात, एक कर्म दूसरे कर्म से रिलेटेड रहेगा। जैसे अभी वमन होगा तो उसके बाद विरेचन जरूरी रहेगा। तो उस हिसाब से दोनों का कम्युनिकेशन रहेगा, क्योंकि पहले हम अपर बॉडी का क्लीनिंग करेंगे, जिसमें स्टमक आएगा, डिडेनम आएगा,
ऊपर का पोर्शन है। जब हम यूरेसिंग के लिए चले जाएंगे तो फिर पूरा हमारा कॉलन सिस्टम आता है। तो ये सिस्टम वारी ही हमें क्लीन करना होता है। तो उस हिसाब से जब आगे के लिए हम यूरेसिंग के लिए जाएंगे तो यूरेजन से पहले वोमन करना जरूरी है। ये उल्टा सुल्टा नहीं करना। क्यों जरूरी है? कि देखो, अगर हम विरेचन करेंगे तो होगा क्या? इंटेस्टाइन से तो मल निकलेगा, लेकिन इंटेस्टाइन से मल निकलने में परेशानी। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो कफ है, मंद अग्नि के कारण जो मल खराब हो चुका है, वो ब्लॉक हो चुका है। तो वो कफ उस मल के ऊपर आवरण निर्माण करे, और वो आवरण निर्माण करने के कारण आपने विरेचन भी दिया, बस्ती दिया, इनिमा दिया, या जो भी कुछ किया, प्रॉपर नहीं, क्योंकि वो कफ उसको छोड़ेगा। फिर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन निर्माण होगी कि नहीं, मेरे पेट में और दर्द हो रहा है, आपने क्या दिया, आपने क्या किया, मेरे को और पसीना आ रहा है, मेरी तो घबराहट बढ़ रही है, ये चीजें होगी। फिर आपको भी बहुत सारे वैद्य ऐसे कॉम्प्लिकेशन गलती की वजह से डर के मारे फिर आगे का पेशेंट ही नहीं लेते कि नहीं यार, ये तो अलग हो रहा, मैं करने गया, गणपति हो रहा है, मारुति, होता है ना ऐसा। इसीलिए अगर स्टेप बाय स्टेप आप लोग करते हैं तो फिर आपको भी परेशानी नहीं होगी और पेशेंट को भी रिलीफ मिलेगा। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य था कि हर एक कर्म पहले कर्म से आधा अटैच रहता है और आधा अगले वाले कर्म से अटैच रहता है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप ही वो चीजें करें। तो चलो हम थोड़ा पीपीटी के माध्यम से ही समझा देते हैं, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो जाए। आपके सामने पिक्चर दिख रही है वुमन की। तो याद रखो, ये वुमन की पोजीशन यही होनी चाहिए, झुकी हुई। ये पोजीशन बहुत सारे लोग या डॉक्टर क्या करते, वुमन के पोजीशन के लिए चेयर देके बैठ के, ऐसा एक टेबल बनाया हुआ है, उसमें वुमन करने का प्रयास करते, लेकिन हमारे शास्त्र इसके लिए राजी नहीं है। क्योंकि, और वो हम भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे, एक बैठक पोजीशन जो रहेंगी, उसमें क्या होता है, हमारी आपन जो है, आपन ब्लॉक हुआ रहता है। दूसरी बात, जो पोजीशन मिलनी चाहिए हमारे इसोफेगस, वो नहीं मिलती, क्योंकि ये पोर्शन बिल्कुल खड़ा हो जाता है। और इस अवस्था में अगर हम ओपन ओमन करेंगे तो स्टमक को बहुत ज्यादा जोर लगना पड़ता है। इससे क्या होता है, वायु की गति पर भी असर होता है, हार्ट की गति पर भी असर होता है। उसके साथ साथ ये जो पीछे के जो मसल रहते हैं हमारे बैक के, उनमें भी खिंचाव आता है। तो वो कॉम्प्लिकेशन उसके साथ होता है। अब ये पोजीशन से अगर आप देखेंगे तो इससे क्या हो रहा, यहाँ जो उसका स्टमक है या जो इसोफेगस है, इसको एक पोजीशन मिलेगी। यहाँ पे हमने जो भी कुछ लिक्विड या जो कुछ डाला हुआ है बाहर निकलने के लिए, तो उसको ताकत मिलेगी और वो इजी इस पोजीशन से बाहर निकल आएगा। दूसरी बात, जब इस पोर्शन से आप वोमन के लिए पोजीशन देंगे पेशेंट को, उस अवस्था में हमारा जो इंटेस्टाइन है, उसका जो दबाव है वो हमारे मुंह की तरफ है। इससे वोमन होने में भी आसानी होती है। और जब ये बैठ के करेंगे तो देखो, ये पूरा उल्टा, इसमें क्या होता है, वोमन जल्दी नहीं आता। तो ये पोजीशन सबसे बेटर है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हमारा जो पोर्शन है हेड का या मुंह का, वो नीचे की तरफ झुक जाता है, जिससे फिर हमारे स्टमक के अंदर आया हुआ लिक्विड होगा, जो भी कुछ मटेरियल होगा, वो इजी स्वरूप में जल्दी बाहर आ जाता है और पेशेंट को तकलीफ भी नहीं होती। ये करते हुए
उसके जो सहायक होगी, कोई वैद्य होगा, परिचारिका होगी, या सपोर्टेड कोई होगा, ये होते हुए उसको क्या करना है हमें, यहाँ पे उसकी मसाज करनी है, पीठ के ऊपर, पीठ के ऊपर थोड़ी मसाज करनी है। वो करने का पीछे का कारण भी मैं बोल देता हूँ। वहां पे जो थोरेस रहता है, वर्टेब्रल, इसकी जो नर्व रहती है वो नर्व स्टमक को सप्लाई करती है, इसोफेगस को सप्लाई करती है। जब आप वहां पे मसाज करेंगे, उससे क्या होगा, वो स्टिमुलेट हो जाएगी। जब वो स्टिमुलेट होगी, तो वो क्या करेंगी, स्टमक की एक्टिविटी को और बढ़ा। जब हमें खाते वक्त, जब क्या बोलते हैं उसको, ठसका बोलते हैं ना, मुझे ठसका आता है, फिर हमारे पीछे क्या करते, ऐसे पार्ट को ऐसे ऐसे करते, ऐसे 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 मारते हैं ना, ऐसे ऐसे। उससे क्या हो जाता है, जहाँ पे अटकाव आया था, ब्लॉकेज हुआ था, उससे वो जब नर्व को जब स्टिमुलेट करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाती है, और वहां पे स्पाज्म क्रिएट करेंगी। जैसे स्पाज्म क्रिएट करेंगी, तो वो ऑर्गन को एनर्जी मिलेंगी, उसकी एक्टिविटी बनेगी, तो फिर जो कॉम्प्लिकेशन आया था वो दूर होगा। तो इस वोमन के वास्ते करने के लिए जब हम यहाँ पे करेंगे, वो स्टिमुलेट हो जाता है, और फिर जो मटेरियल है वो आने में आसान। एक बात। दूसरी बात, सर को हमें इस पोजीशन में ही रखना है, इस पोजीशन। ज्यादा अगर आप इसको झुकाएंगे, तो इस जो हमारे इसोफेगस है, ये जो ये पोर्शन ली हुई है, ये पोर्शन जब ज्यादा झुकाएंगे, तो इस तरह मुड़ जाती है, इस तरह। जब ऐसा करेंगे तो मुड़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो लिक्विड आने वाला है, वो ये रास्ते से जितना आसानी से आ रहा था, उतना ये रास्ते से नहीं आएगा, ये अटक जाएगा, और पेशेंट को तकलीफ होगी। इसीलिए पेशेंट को मुंह में उंगली डालनी पड़ती है, तो तभी कॉम्प्लिकेशन। अगर आपने ज्यादा डाली, तो फिर वात प्रकोप हो जाए, नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। और होता क्या है, जितना पेट के अंदर लिया हुआ लिक्विड था वो तो बाहर आता है, लेकिन जब नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो फिर मटेरियल निकलने के बाद भी हमें वोमन जैसे महसूस होता है। हम ड्राई वोमन जो बोलते हैं ना, उसको ज्यादा आवाज करता है पेशेंट, डकार में वो ज्यादा हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, फिर वात बढ़ जाता है। तो जब इस पोजीशन से अगर आप करेंगे, और सर इस पोजीशन से रखेंगे मुंह को, तो फिर वो वोमन करने में आसानी हो जाएगी। देखो, छोटी छोटी बातें हैं, यही छोटी छोटी बातें बहुत सारे लोग इजी ले लेते हैं, और फिर कॉम्प्लिकेशन निर्माण होता है। जब ये छोटी छोटी बातों में भी आप सीख लेंगे, तो फिर बड़ा से बड़ा कार्य भी आपको आपके हाथ से आसानी से होता है। जब हम ऑपरेशन थिएटर में भी रहते थे, तो भी वही सिखाया जाता था कि छोटी सी छोटी चीज के ऊपर भी नजरअंदाज नहीं करना पड़ता। हो सकता है वो बड़ा कॉम्प्लिकेशन आगे निर्माण करे। तो जैसे किसी चीज को डायरेक्टली हाथ लगाना, कि कोई इंस्ट्रूमेंट हाथ से डायरेक्ट उठा के डॉक्टर को मत देना, ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन निर्माण करता है। उसी तरह हमारे हम जब ये ट्रीटमेंट करते हैं, सर इसका पोजीशन होना, उसका टाइमिंग। अभी देखो, हमें वोमन कब करना चाहिए, सुबह जल्दी, ताकि जो कफ है या दोष है वो स्टमक में आए हुए रहेंगे, वो इजीली पास होंगे बाहर। उसके साथ खाना नहीं रहेगा, क्योंकि खाना पच के नीचे चला गया होगा। तो फिर वो जो पित्त रहेगा, पड़ा हुआ खराब हुआ होगा, विषयवाग्नि के कारण, अति उष्ण तीक्ष्ण अग्नि के कारण, या मंदाग्नि के कारण, वो फिर बाहर निकलने में हमें आसानी हो जाती है। ये हम वमन खाली पेट करते हैं। तो इस पोजीशन से हमें वमन करना है, ये चीज याद रखो। मुख मार्ग से दोषों को बाहर निकालने के मार्ग है, आप सब लोगों को मालूम है। पंचम कर्म का ये पहला कर्म है। ये कब करे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें पंचकर्म कब, वमन कब करना चाहिए, कब और पित्त दोष अधिक मात्रा में बढ़े हो, तब हमें वमन के रास्ते से उसे क्लीन करना है। कफ और पित्त दोष, अभी
कब दोष कब बढ़ेगा? जब अग्नि आती स्वरूप में मंद हो जाए। जब अग्नि मंद हो जाएंगी तो मंद अग्नि के कारण कफ बढ़ेगा। या कफ के कारण अग्नि मंद हो जाएंगी। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। तो होगा क्या कि यहाँ पे अगर कफ संचित हो जाएगा ज्यादा मात्रा में, तो फिर जो आहार रस आगे जाने जाने वाला है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेशन के हिसाब से नहीं जाएगा, तो कच्चा जाएगा। जब वो कच्चा जाएगा, कच्चे जा जा भी जाएगा तो फैट के माध्यम से सेव होता रहेगा, बीमारियां निर्माण करता रहेगा, ब्लॉकेज करता रहेगा स्रोत के अंदर। और फिर हमारी जो सिस्टम है, सिम्टम है, जितने भी सिस्टम है हमारी, जैसे रक्तवास स्रोतस हो गए, मूत्रवास स्रोतस हो गए, लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका ग्रंथि होगी, इनमें क्या हो जाता है, फिर ये ब्लॉक कर देता है, फिर गांठें निर्माण करेगा, त्वचा की बीमारी निर्माण करेगा, अटकाव के कारण वहां पे सूजन निर्माण करेगा। ये कॉम्प्लिकेशन निर्माण करती है मंदाग्नि। दूसरा एक कारण उन्होंने बोला है कि पित्त दोष। अगर पित्त की अग्नि, जो तीक्ष्ण अग्नि, ये तीक्ष्ण अग्नि अगर ज्यादा रही तो क्या होगा, यही तीक्ष्ण अग्नि जब रस धातु में जाएंगी तो अपना उष्ण गुण निर्माण उसके अंदर डाल देगी। पित्त के अंदर कौन सा गुण है, उष्ण। तो वो उष्ण गुण जैसे जैसे ऑर्गन में जाएगा तो फायदे की जगह वहां पे वो क्या करेगा, नुकसान करेगा। क्योंकि अग्नि ज्यादा रहेगी तो यही अग्नि हर धातु में, जो हमारे सात धातु है उसकी भी अग्नि को ज्यादा जलाएगी, जो स्रोतों से उसको भी ज्यादा एक्टिवेट करेगी। उससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर की हीट बढ़ेगी। कोई भी चीज जब प्रमाण से अधिक जाएंगी तो वो बीमारी निर्माण करेगी, जब प्रमाण से ज्यादा नीचे आएंगे तो भी बीमारी निर्माण करेगी। उसको लेवल होना, उसी तरह अग्नि भी एक बैलेंस में रहेंगी तो वो फायदा करेगी, अगर उससे ज्यादा होगी तो नुकसान करेगी। उसी तरह पित्त दोष जब ज्यादा बढ़ेगा खान पान के कारण, गलत लाइफस्टाइल के कारण, तो फिर ये दोष जब बॉडी के अंदर जाएंगे तो बीमारी निर्माण करेंगे। और उनका, इन दोनों का रास्ता जो चालू हो जाता है, यही से चालू हो जाता है। और इसीलिए हम इस वमन को चूज करते हैं कि इस वमन से हम इस दोषों को शरीर से बाहर निकालें। इसलिए हम कफ और पित्त दोष जब अधिक बढ़ जाते हैं, उस अवस्था में हम वमन करते हैं। दूसरी चीज, वमन कभी भी विरेचन से पहले करना है, विरेचन के बाद वमन ना करें। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले समझा दिया है कि कब क्या आवृत्ति कारण ये चीजें हो जाएंगी। अगर वो विरेचन पहले कर दिया, उससे क्या हो जाएगा कि इंटेस्टाइन तो ड्राई हो जाएंगे, लेकिन जो कफ है वो कफ स्टमक में ना रहते हुए नीचे आ जाएगा। जब नीचे आ जाएगा तो फिर वोमन के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो उसकी फायदा नहीं होगा, बल्कि उसके साइड इफेक्ट हो सकते। उसके साथ साथ वोमन कफ प्रधान रोगों में करे, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप ऐड भी कर सकते हैं कि वोमन कफ प्रधान रोगों में करे तो किस में नहीं करे, वात प्रधान रोगों में ना करे। वात वाले पेशेंट में आप वोमन ना करें। लेकिन वात प्रकृति के पेशेंट में अजीर्ण, एसिडिटी, मलमल या कफ या पित्त संबंधित अगर कोई उत्क्लेश निर्माण हो रही है, रक्तपित्त जैसी बीमारी, कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी, तब आप कर सकते हैं। जहां वात ज्यादा बड़ा हुआ हो वहां वमन नहीं कर।
वहां पे विरेचन के रास्ते, क्योंकि वात का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो क्या है, बस्ती, एनिमा, विरेचन। तो हम उस रास्ते से भी बॉडी को क्लीन करें। उस अवस्था में हमें वमन का सहारा न लेते हुए बस्ती की आगे की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब चीजें कब करनी है, जब उतकले से ज्यादा होगा तब, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आपको इसी स्टेप से चलना है, पहले वमन, उसके बाद विरेचन। तो इस अवस्था, वात और पित्त की अवस्था जो उत्क्लेश के साथ आगे बढ़ती हुई मिलती है, वो किन किन बीमारियों में मिलती है, उसमें जोर के पश्चात आप वमन कर सकते हैं। जोर के पश्चात क्या होता है, फीवर आने के बाद, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता यह है कि अग्नि मंद हो जाती है, हमारी बॉडी एंटीबॉडी एंटीजन के साथ लड़ते लड़ते थक जाती है, तो वो काम करना कम कर देती है। तो क्या होता है, अग्नि भी कम हो जाएंगी, और अग्नि कम होगी तो पचन क्रिया कम होगी, पचन क्रिया कम होगी तो पेशेंट की एक्टिविटी भी कम होगी, जिसे हम वीकनेस बोलते हैं, इसको वीकनेस आ गया, थकवा आ गया। तो उस अवस्था में जब हम स्टमक के अंदर को कफ को निकाल डालते हैं, तो फिर वो चीजें क्लीन हो जाती है और अग्नि प्रदीप्त तरह हो जाती है, और फिर भूख लगना, वीकनेस चला जाना, एक्टिविटी बढ़ना, वो चीजें दिखाई देती है। अतिसार में, अतिसार कब, जब ज्यादा अतिसार होगा तब वो मन मत करो, क्योंकि पहले ही पेशेंट वीक हुआ रहता है। ये जितनी मैं बीमारियां बोल रहा हूँ, वो ये अवस्था तब है। अभी होता क्या है, कभी कभी जब हमारे गलत खान पान के कारण बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि इसको पचा नहीं पाती, जैसे कोई विरुद्ध आ है तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, उसको पचा नहीं पाती। तो बॉडी के लिए दो ही मार्ग बाहर निकालने के लिए, उसको एक तो वमन है या फिर विरेचन। कुछ लोगों को विरेचन, विरेचन हो जाता है, मतलब लैट्रिन लग जाती है, तो वो शुद्धि करने का काम है। तो उस अवस्था में क्या होता है कि बॉडी के अंदर कफ और पित्त दोनों का कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता, वो बढ़ जाते हैं विकृति के स्वरूप में। इस अवस्था में उसे बाहर निकलना होता है, तो फिर वो अतिसार के स्वरूप में निकल रहा है। लेकिन दूसरी बात एक होती है जिसमें अतिसार किसी खराब पानी के कारण या कोई इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, उस अवस्था में आपको ओमन के मार्ग नहीं जाना है, उसको विरेचन के मार्ग से उसे होने देना है। लेकिन जब ये चीजें हो रही है और उसको लैट्रिन भी हो रही है, नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो फिर हम ओमन के मार्ग से निकलना है, क्योंकि हमें उससे बाहर निकलना जरूरी है। दूसरी चीज है पाइल्स या हेवी ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है, इसको हम अधोगत रक्तपित्त, ये रक्तपित्त की अवस्था है। हेवी ब्लीडिंग, पाइल्स, ये चीजें, या यूरिन, यूरिन से ब्लड जाना, या यूरिनेशन ज्यादा होना, म्यूचुअल यूरिनेशन ज्यादा होना, या एनस की जगह पे बहुत आंगर होना, या वजाइना की जगह बहुत खुजली होना, या पेनिस की जगह खुजली जाना होना, ये रक्तपित्त के लक्षण हैं। तो इस रक्तपित्त के लक्षण में हमें वमन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तीक्ष्ण अग्नि के कारण, पित्त के अति बढ़ने के कारण रक्त के अंदर उष्ण गुण बढ़ जाते हैं, और फिर वो जितने भी हमारे जो नाजुक पार्ट है उस पे उसका ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसे आंखें, देखो जिन लोगों को पित्त प्रकृति ज्यादा होगी उनकी आंखें लाल नजर आएगी, त्वचा है, ओठ है, कान है, और जेनेटल ऑर्गन है, वहां पे इसका इन्फेक्शन सबसे पहले नजर आता है। तो इसके लिए रक्त रक्त के अंदर पित्त के जाने से जो उष्णता बढ़ी है, उसे हमें, जो तीक्ष्ण अग्नि हो चुकी है स्टमक के अंदर, उसको हम ओमन के रास्ते से क्लीन करेंगे, और फिर उसको प्रॉपर अग्नि पे लाएंगे। तो ये अधोगत रक्तपित्त में भी हमें यूज करना है। दूसरी चीज स्किन डिसीज में भी वही होता है। पित्त के गुण जब भ्रांजक पित्त के स्वरूप में त्वचा में चले जाते हैं, तो त्वचा में जो सीबेसियस ग्लैंड रहती है उसको जला डालते हैं, जिसके कारण वहां पे जो ऑयलिंग होना चाहिए था वो ऑयलिंग ना होके वात बढ़ जाता है, रूखापन आ जाता है, फिर खूंचा निर्माण होना, या फिर ईचिंग होना, ये चीजें निर्माण हो जाती
उस अवस्था में भी हमें डायरेक्टली उस वात को कम करने के लिए त्वचा पे ना जाते हुए पहले पित्त दोष को कम करना है। पित्त दोष कम हो जाएगा तो बॉडी अपना अपना काम खुद करती है, आपको उसको काम करने के लगाने की जरूरत है। जब बड़ा हुआ वहां पित्त अगर आप कम करते हैं तो फिर वात भी कम हो जाता है और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन में गलत खान पान के कारण, विरुद्ध आहार के कारण, लेट नाइट खाना खाने के कारण, बहुत सारे कारण हो सकता है जो हमें कॉन्स्टिपेशन के लिए कारणीभूत हो सकते हैं। या जो लोग दिनचर्या के हिसाब से अपना दिनचर्या पालन नहीं करते, तो खाना नहीं पचता, नहीं पचेगा तो कॉन्स्टिपेशन निर्माण करेगा। तो उस अवस्था में भी हमें वमन करके पहले हमारी स्टमक को अच्छी तरह धो लेना है, जिससे अग्नि अच्छा हो जाएगा। फिर जो खाना सड़ा हुआ पड़ा हुआ रह रहा है अति तीक्ष्ण अग्नि के कारण या मंद अग्नि के कारण, वो नहीं होगा, डाइजेस्ट होगा, ये बीमारी चली जाएगी। जी मचलना या एसिडिटी, ये दोनों ही एक ही पहलू के सिम्टम है। जो लोग रात का खाना देर रात खाते, ज्यादा खाना खाते तो पानी पीते, या खाने का टाइम इनरेगुलर रखते, स्पाइसी खाना ज्यादा खाते, उन लोगों को, या चाय ज्यादा पीते हैं, उन लोगों के एसिडिटी का चक्कर में आ जाते हैं। तो अगर आपने 2 दिन में, 1 दिन में या अच्छी तरह उत्क्लेश अगर हो गया, इसका भी एक सिम्टम है, वो मैं भूल गया पीपीटी बनाते वक्त, कि अच्छी वोमन किसे कहें। तो अच्छी वोमन हम तब कहेंगे जब उस वोमन में पित्त नजर आए, वो रहेगा येलोइश कलर का। जब वो नजर आना चालू हो जाएगा और उसके बाद कब यानी फेस नजर आएगा, तो समझ लेना हमारी वोमन बहुत अच्छी हो गई। फिर वो 1 दिन करनी पड़ी या 2 दिन करनी, तब तक आपको 1, 2 या 3 दिन बस, उससे ज्यादा नहीं करना है। 2 दिन भी बहुत हो गए। कभी कभी 1 दिन में भी अगर आपने बहुत ज्यादा लिक्विड दे दिया तो उससे भी क्लियर हो जाता है। तो जब पित्त के लक्षण नजर आने लगे तो उसको समझना है हमें बहुत अच्छा वमन हो चुका है। लेकिन पित्त की जगह अगर हमें कफ आने लगा तो फिर वमन वो ठीक नहीं हुआ है, ये सिम्टम है। तो ठीक कब, पित्त, पित्त के बाद कब, या जो मतलब ये सिस्टम से आना चाहिए। अगर ये सिस्टम से आया तो वो बहुत अच्छी वोमन हो गई, और पेशेंट को भी हल्का हल्का लगेगा, पेशेंट को भी तकलीफ नहीं लगेगी। जब कब ज्यादा आएगा और पित्त नहीं आएगा तो पेशेंट को बीपी भी बढ़ेगा, पेशेंट को तकलीफ भी होगी। फिर हो सकता है पेशेंट के आंखों के सामने अंधेरा भी आना हो, पेशेंट को चक्कर भी आ रहे हो, पेशेंट को घबराहट भी हो रही हो, ये अवस्था होगी। अगर ये अवस्था हुई तो भी गड़बड़ गड़बड़ नहीं करना है, लिक्विड का प्रमाण और बढ़ा। लिक्विड जब ज्यादा देंगे तो फिर अच्छी तरह वो मिक्स हो जाएगा, डरने की ऐसी कोई बात नहीं रहती। मंदाग्नि के कारण जिन लोगों को भूख नहीं लग रही है, खुल के भूख नहीं लग रही है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, उन लोगों में आपको वमन देना है। ग्रंथि रोग, ग्रंथि रोग कब होगे, जब पेशेंट की प्रकृति कपवर्धक है, कफ के कारण भी ग्रंथि होगी, या स्रोतस ब्लॉकेज के कारण भी ग्रंथि होगी। ये सबके पीछे जो कारण होगा वो कब होगा, तो उस अवस्था में भी हमें वमन दे सकते हैं। स्वेलिंग, बॉडी में स्वेलिंग होगी तब देना है। उन्माद, ये जो उन्माद रोग है, ये पागल जैसे करता है पेशेंट, एक ही बात बार बार बोलता है, बड़बड़ ज्यादा करेगा, अपने ही सबसे काम करवाएगा, उन लोगों में भी ये जरूरी है, क्योंकि उस अवस्था में पित्त और वात दोनों बिगड़े हुए रहते हैं। उसमें पित्त के प्रोमिटेशन के कारण वात जब उसे लेके जाता है, जब वो दिमाग में चला जाता है तो प्राण को खराब कर देता है। फिर ये कुछ भी 68 बोलते रहते, कुछ भी करेंगे, उनको भी समझता नहीं। इस अवस्था में भी आप घूमन करें। काश और श्वास, काश यानी खोखला कफ, लेकिन यहाँ पे याद रखना है आपको, यहाँ पे बलगम वाला खांसी बोलते हैं, ना कि ड्राई खांसी।
ड्राई खांसी में देखो, खांसी के भी तीन प्रकार है वात की, वात पित्त कफ की। पहला है वात वाला, जिसमें ड्राइनेस आएगी, क्योंकि वात का जो लक्षण है वही तो है ड्राइनेस। जब ड्राई कफ होगा उसमें कोई बलगम नहीं आएगा, खांसता रहेगा, खांसता 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 रहेगा, कुछ नहीं निकलेगा। उस अवस्था में आपको वमन नहीं करवा। दूसरा रहेगा पित्त वाला। जब खांसेगा, कफ आएगा तो उसको जलन महसूस होगी, वो पित्त के कारण। उस वक्त उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट का चयन करना है। और जो बलगम के कारण आएगा, वो ज्यादा खांसी नहीं आएगा जब, लेकिन जब खांसी आएगा, हो सकता है उससे वमन हो सकता है उसको बलगम गिरे। तो ये वात पित्त कफ के हिसाब से तीन कफ रहते हैं। तो तीनों की ट्रीटमेंट अलग अलग। जो ड्राइनेस रहेगा, उसको तेल पिलाओ, घी पिलाओ, उससे वो ठीक होता है। नहीं तो फिर कितने भी सिरप देते रहो, कोई फायदा नहीं। दूसरा वाला पित्त वाला, उसमें आपको मधुर रसात्मक द्रव्य देने पड़ते हैं। अगर मधुर रसात्मक द्रव्य नहीं मिले, आप उसको खीर या रबड़ी खिलाओ, उससे भी उसकी खांसी रुकती है। या फिर आडुलसा सिरप, वो भी बेस्ट है उस अवस्था के लिए, पित्त के, क्योंकि आडुलसा यानी वासा, हम उसे वासा सव भी कहते हैं, वासा रिष्ट, वासा सव, आडुलसा। वो क्या होता है, उसके अंदर पित्त शामक गुण होते हैं, तो फिर वो कम कर देता है। और जो बलगम वाला रहता है, उसमें हमें कनकासव, श्वासोकल या ऐसे द्रव्य जिसके अंदर उष्ण मेडिसिन डाली हुई है, अगर कुछ नहीं मिला तो गर्म पानी या सुंठ वाला पानी। सुंठ वाला पानी भी दिया तो भी उसकी खांसी चली जाती है। या सुंठ नहीं मिला तो लवंग, वो भी आप दे सकते। तो ये तीनों प्रकार है। तो यहाँ पे जो शास्त्रकार बोलते हैं कि यहाँ पे हमें पित्त वाला या कफ वाला चाहिए, क्योंकि हमने पहले देखा है पित्त और कफ के उत्क्लेश के लिए हमें वमन करना है। तो उस अवस्था में हमें ये खास जो कप है वो उसके लिए लिया है, ना कि ड्राई कप के। उसके बाद श्वास, श्वास फूलने के कई कारण हो सकता है कॉन्स्टिपेशन या आपान दृष्टि या बलगम का ज्यादा बनना, उसके कारण भी उसको ब्रेथलेसनेस निमन हो सकता है। उस अवस्था में आपको उसको वमन करवाना है। या फिर कभी कभी पॉइजनिंग हो जाती है, तभी भी वो चीजें आ जाती है, श्वास फूलने लगता है, तो उसमें भी वमन करवाना चाहिए। हाई प्रोफाइल रिपोर्ट, जिसमें लिपिड या ट्राइग्लिसराइड बढ़ के आया होगा, उन पेशेंट के लिए अगर आप बृहद वमन, बहुत बड़ी वमन अगर करते हैं और हर 15 दिन में करते हैं, और फिर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद रिपोर्ट निकाल के देखते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे, लिपिड पूरा नीचे आया हुआ रहता है। लिपिड प्रोफाइल जो हार्ट को ब्लॉकेज करता है, आप लोगों को मालूम होगा, लिपिड या ट्राइग्लिसराइड हमारे आर्टरी को ब्लॉकेज करता है। तो वो ब्लॉकेज करने का जो मटेरियल है उसका, वो जब हम ओमन कर देते हैं तो फिर वो नहीं करता, और अग्नि ठीक हो जाता है। तो अग्नि ही उस फैट को, ट्राइग्लिसराइड क्या है, फैट ही है, उस फैट को डिजोल्व करने का काम फिर हमारी अग्नि करती है। ये मंद अग्नि के लक्षण है। मंद अग्नि जिनको होती है उनको स्प्लिनोमेगाली होगी, फैटी लिवर होगा, ट्राइग्लिसराइड होगा, लिपिड बढ़ के आएगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा, डायबिटिक होगा। ये सब मंद अग्नि वाले आजार है उनके पेशेंट। बस क्या करना है, कुछ नहीं है, अग्नि ठीक करो, बाकी छोड़ दो, बीमारियों को छोड़ दो। वो तो उसके क्या बोलते हैं, उसके ब्रांचेस, उसका जो मूल है वो मंदाग्नि। वही मंदाग्नि जब रस धातु के साथ रक्त धातु को खराब करेंगी तो लिपिड को बढ़ाएंगी, ट्राइग्लिसराइड खराब करेंगी। वही जब मेद धातु में चली जाएंगी, मांस धातु में चली जाएंगी, तो फिर वो स्वेलिंग निर्माण करेंगी, लाइपोमा जैसी बीमारी निर्माण करेंगी, ग्रंथि निर्माण करेंगी। जब वो लीवर में रस धातु के साथ जाएंगे, वहां पे डिजोल्व प्रॉपर नहीं होगी, तो फिर वो लीवर की साइज बढ़ाएंगे, वहां पे फैट डिपोजिशन हो जाएगा, तो फैटी लीवर हो जाएगा। स्प्लिनोमेगाली पे दाबाएंगे तो स्प्लिन पे दाबाएंगे तो स्प्लिनोमेगाली हो जाएगा। या यही कंफ्यूजन के कारण जब अग्नि मंद हो जाता है, तो जब भी
धातु लेवल बढ़ना चालू हो जाता है। तो उस अवस्था में हमारे लीवर से या स्प्लीन से या बोन मैरो से जो रक्त निर्माण होता है, उनको अच्छा अग्नि न जाने के कारण हमारे जो आरबीसी वो अच्छी तरह सशक्त आरबीसी हमें निर्माण नहीं होते। वो ना होने के कारण डब्ल्यूबीसी हो या आरबीसी हो, जब वो फिर ब्लड में आ जाती है, और ब्लड में आने के बाद जब उसको एंटीजन के साथ उनका सामना हो जाता है, दुश्मन के साथ जब सामना हो जाता है, ये भाई सब जल्दी दम तोड़ तोड़ देते हैं। और फिर इसको फिर डेड करने की जो जिम्मेदारी आती है वो आ जाती है स्प्लीन के ऊपर। फिर जब खून स्प्लीन में आ जाता है, इसको डेड करना या डिस्ट्रॉय करने का काम स्प्लीन पे आता है। और जब ये बार बार आ जाता है, तो स्प्लीन की साइज अपने आप बढ़ जाती है, वहां पे कब्रस्तान निर्माण हो जाता है इन आरबीसी का। तो फिर वो स्प्लीनोमेगाली कहलाता है। जब ये स्रोत से रसवा स्रोत से उपधातु में जाके उपधातु को खराब कर देते, तो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम खराब हो जाता है। वहां पे भी अग्निमंद हो जाता है। तो जो हार्मोन एक दूसरे के सपोर्ट से जो हमारे इंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन सिक्रेट करते हैं, वो नहीं होता, वो नहीं हो जाता, तो फिर जैसे पिट्यूटरी नहीं होगा तो थायराइड नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा तो हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी निर्माण हो जाएगी। तो जैसे जैसे उसने रास्ते चेंज किए, तो बीमारियां उस रास्ते की। तो हमें उसके ऊपर ना ध्यान देते हुए अगर हमने अग्नि के ऊपर भी ध्यान दिया, तो भी हमारे हम इतनी सारी बीमारियों को कवर कर रहे थे। इतने रास्ते में जाके ये जिस जो ब्लॉकेज डालने वाले, जो खराब करने वाले, उन रास्तों को हम सिर्फ वमन के माध्यम से उससे अच्छे कर सकते हैं। और वमन करने के लिए कुछ नहीं लगता। आप नमक का पानी भी पिलाओ, उससे भी वमन हो जाता है। तो अगर हम कहेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटिक, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हमारे नमक के पानी से भी क्लियर हो जाएगा, तो ये बात गलत नहीं हो। मत जाओ मेडिसिन के साथ। आप आपको नहीं मालूम क्या मेडिसिन है। डायबिटीज के लिए क्या होगी, हार्ट के लिए बीमारी के लिए क्या होगी, लिवर की बीमारी के लिए क्या होगी, अननोन हो जाओ, कोई बात नहीं। आप सिर्फ वमन भी करवाओ, तो भी आप आधे के ऊपर जंग जीत जाते हैं। इसलिए वमन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ दुग्ध दोष, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो दूध आता है हमारे घर में, या तो डेयरी से आता है, या फिर जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, दूध देने वाला, मतलब दूध लाने वाला जो होगा, उसकी जो भैंसा है, या फिर वो जो अभी गाय है, उसमें टक्केवारी बहुत ज्यादा है, उसमें भी फैट रहता है। तो वो फिर बॉडी उसको ऑब्जर्व नहीं करती, मांस खाने जैसी चीजें हो जाती, वो ऑब्जर्व नहीं करती, तो उसका असर लिवर पे, स्प्लीन पे बहुत ज्यादा असर कर जाता है। उसके कारण भी अग्निमंद हो जाता है और बीमारी निर्माण हो जाती है। तो इसीलिए अगर उसमें भी आप वमन करते, वो बीमारियां नहीं होती। देखो, जब हम हिस्ट्री लेते हैं ना, कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन ऐसी छोटी मोटी चीजें मिल जाती है कि ये भैंस का दूध खा रहा है, जो पचाने में हार्ड है, डाइजेशन, तो उसके कारण भी मंदाग्नि निर्माण हो जाती है। अरे भाई साहब, सुबह एक गिलास पीते हैं, शाम को एक गिलास, नहीं मुझे कैल्शियम बढ़ाना है। तो कभी कभी मंदाग्नि का ये भी कारण मिलता है, बड़े बड़े बीमारी का ये हेतु भी मिलता है। कभी कभी हेतु नजर नहीं आता ना, नहीं नहीं, हमारे घर में किसी को डायबिटीज नहीं, किसी को भी नहीं है। मैं तो मीठा तो बिल्कुल नहीं खाता, मैं खाना भी टाइम पे लेता हूँ, मेरा वेट भी देखो, मेरा बिल्कुल मेरे वजन के हिसाब से है। तो फिर ये क्यों बढ़ गई भाई, डायबिटिक, शुगर क्यों बढ़ के आ रही है? कितने लोग दिखाओ जो कंटिन्यू एक्सरसाइज करते, पूरा लाइफस्टाइल डेली फॉलो करते, फिर भी वो डायबिटिक। क्योंकि हमारे खान पान से जो चीजें हो रही है,
उसका अफेक्ट हमारे पाचन क्रिया पे हो रहा है, हमारे अग्नि के ऊपर हो रहा है, हमारे धातु के ऊपर हो रहा है। हम उसे देखते नहीं, बस हम, हाँ दूध दूध, बात खत्म। लेकिन कैसा ले रहे हैं, आप उसको प्रॉपर उबाल के लेते या नहीं लेते? आपके प्रकृति के लिए क्या वो जरूरी है या नहीं है? जो कप प्रकृति वाले होते हैं उनको लिए दूध जो है वो टॉक्सिन है, विष है, बीमारी निर्माण करने वाला। लेकिन होता क्या है, एक लेता है, दूसरा भी लेता है, तीसरा भी लेता है। पतला वाला क्यों लेता है, पित्त वाला क्यों लेता है, वो उनकी जरूरी है। लेकिन ये देखिए कप वाला भी लेता है, तो फिर बीमारियां निर्माण होगी ही ना। तो दुग्ध दोष के कारण भी होती है। ऊर्ध्वगत जो रोग रहते हैं, ऊर्ध्व जत्रुगत, जत्रु यानी थायराइड, यहाँ से ऊपर के जो रहते, क्योंकि सर को कप का स्थान माना है। तो हमें बताया गया है पित्त और कफ की जहाँ उत्क्लेश होगा, इसलिए वो मन जरूरी है। इसलिए तो उन्माद रोग में हमने लिया हुआ है। नींद ना आना, चक्कर ज्यादा आना, जिसमें सुस्त आने आदमी को, जिसमें कफ की नाड़ी लग रही है, पित्त की भी नाड़ी दोनों साथ में आ रही है, तो उस अवस्था में हम जो कुछ बीमारियां होती है, जैसे जब सर्दी हो जाती है तो फिर यहाँ पे सर्दी जमी हुई महसूस होती है, जब हम चलते हैं तो दंदन आवाज यहाँ पे आता है, उस अवस्था में आपको वो मन जरूरी है। एलर्जी ग्रीनाइटिस है, उसमें आपको जरूरी है। कफ है, उसमें जरूरी है। तो उन बीमारियों में आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। तो ऊर्ध्व जत्रुगत जो बीमारियां हैं उनमें भी आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अस्थमा भी, निमोनिया और कफवृद्धि, कफवृद्धि के कारण जितने सारे मैंने अभी भी बीमारियां बताई, उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं, उसमें भी आप वमन कर सकते। अब ये तो हो गई बात वमन कब करे या किस बीमारी में वमन करे। अब बात आ रही है, क्या कोई बीमारियां हैं जिसमें हम उसको नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल है। उसमें जो महिलाएं गर्भवती है उनमें नहीं करना है। जिनका कोष्ठ यानी इंटेस्टाइन रुक्ष है, मतलब जिसको जो मल है वो हार्ड आता है, कड़क आता है, या जो लोग दो दो तीन तीन दिन मल के लिए नहीं जाते, या मल पास करने में उसको बहुत परेशानी हो जाती, उन लोगों में वो मन नहीं देना है। जो दुखी है, स्ट्रेस लिया हुआ है उसने, उसमें वो मन नहीं देना है। जो भूखा है, जिसके अंदर पेट के अंदर कुछ नहीं है, वो खाने को मुंह तो ले, उसमें कहाँ पिकअप और पिच जमा हो जाएंगे और बीमारी निर्माण करेंगे। जो बालक है और जो वृद्ध है, वृद्ध लोगों के लिए भी वो मन वर्ज्य है। जो अधिक मोटा है, उसके हाइट के हिसाब से उसका वेट बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, उसमें भी हमें वो मन नहीं करना है। ओबेसिटी भी उसमें आती है। हार्ट डिसीज में, हार्ट डिसीज उस कैटेगरी में आता है जहां जिसमें आपके अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं हो चुके, उस अवस्था तक आप वमन कर सकते। लेकिन जब आपका कोई स्टेंट डाला गया है, या फिर आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है, एंजियोग्राफी हुई है, या फिर कोई वाल का ऑपरेशन हो चुके, बाईपास हो चुका है, उस अवस्था में आपको वमन नहीं करना। स्प्लीनोमेगाली में वमन नहीं करना है, क्योंकि उसका असर हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे आ जाता है, हार्ट पे आ जाता है। फैटी लिवर में भी हमें नहीं करना है। तिमिर यानी आंखों के रोग, एक आंखों का रोग रहता है जिसमें आंखों के कोने में चुभता रहता है ज्यादा से, जिसमें वात और पित्त के अनुबंध रहता है, उस अवस्था में भी आपको वमन नहीं करवाना है। साइनस, जहाँ पे ये जो हमारा साइनस बोन है, ये जो बोन है हमारा साइनस बोन है, इसके अंदर जब वात और कफ दोनों समाये जाते हैं, कफ वहां पे सुखाया जाता है, कफ रहता है लेकिन वात के ज्यादा होने के कारण
वो वात उसको सूखा देता है, तो ये खोखला हड्डी रहती है उसमें कब जम जाता है। तो यही कारण होता है कि जब ऐसा सूरज निकलेगा, जैसे उसको अग्नि मिलेगी, ये कब पिघलना चालू हो जाता है। और पेशेंट को फिर तकलीफ होती है कि जैसे जैसे सूरज ऊपर आ जाता है तो मेरा सर दर्द बढ़ता है। उसका पीछे का जो कारण रहता है वो ये रहता है, वात के कारण कप को सुखा दिया जाता है, लेकिन जैसे उसको अग्नि का सहायता मिलता है वो पिघलने लगता है और फिर पेशेंट को तकलीफ देता है। और वात साहब है कि उसको बाहर नहीं जाने दे रहे, फिर उसकी वजह से फिर उसको यहाँ पे बहुत हेडेक जोर से होता है, माइग्रेन। कृमि रोगी को भी आपको वमन नहीं देना है। ये डबल। उसके साथ क्रूश रोगी, क्रूश यानी बिल्कुल पतला, बहुत वीक वीक हो चुका है, उस लोगों को भी आपको वमन नहीं देना है। स्वर भेद, जिसको थायराइड की मतलब थायराइड में आवाज का कोई कॉम्प्लिकेशन हो या फिर थायराइड का कैंसर हो, उस अवस्था में वमन नहीं देना है। मूत्रघात में भी हमें वमन नहीं देना है। गुल्म रोग में वमन नहीं देना। होता क्या है, जब आप वमन करते हैं इंटेस्टाइन को जोर देना पड़ता है, उस अवस्था में हार्निया होगा या गुल्म रोग होंगे, उस पे वो बीमारी बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। उस अवस्था में हमें वमन नहीं करना। जो लोग गुस्से वाले ज्यादा है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उन लोगों में भी वमन नहीं करना। साइटिका, जो साइटिका नर्व रहती है लंबर के पीछे से गई हुई, उसमें भी हमें वमन नहीं देना है। वमन की जगह वहां पे आप लोग बस्ती का जब यूज करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। वर्टिगो, चक्कर आना, ये जो दोनों बीमारियां लग रही है ना आपको, साइटिका और वर्टिगो, ये वात की बीमारियां है, याद रखो। और जहाँ पे वात की बीमारी है वहां पे हमें वमन वर्ज है। पाइल्स, जहाँ पे ब्लडिंग पाइल्स हो या फिर ऐसा जहाँ पे उसको तकलीफ ज्यादा हो रही है, उस अवस्था में हमें, क्योंकि होता क्या है कि हमें वमन के बाद यूरेजन देना पड़ेगा, तो यूरेजन आप लोग नहीं दे सकते इस अवस्था में, और ब्लडिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए हमें वमन भी उसको उन्होंने अवॉइड किया हुआ। या फिर उसको अपने अब भी बस्ती दी हो, मतलब आपकी जो कर्म है वो थोड़ा उल्टा हो चुका हो, पहले बस्ती दिया और फिर आप वमन के लिए जा रहे हो, तो ऐसा भी नहीं। उस अवस्था में अगर बस्ती दी तो वमन अवॉइड कर दो, नहीं देना है, कोई बात नहीं। उसके बावजूद ये तो बीमारियां है, वृक्षकोष्ठी होगा, स्प्लिनोमेगाली होगा, फैटी लिवर होगा, ये होने के बावजूद अगर उसमें अजीर्ण या पॉइजन लिया होगा या विरुद्धार ले रहा होगा, उस अवस्था में अगर कफ और पित्त का उत्तेज हो चुका है तो आप मन दे सकते हैं। मतलब कफ और पित्त की नाड़ी अगर आपको उसमें ज्यादा लग रही है, उस अवस्था में आप उसको वो मन दे सकते हैं। तो अभी कब देना और कब ना देना और किस बीमारी देना या नहीं देना वो चीजें हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं पूर्व कर्म पे। मतलब हमें जब वमन करवाना है उससे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। जिस दिन आपको वमन करना है उसके पहले दिन हमें क्या करना है, पेशेंट को हल्का आहार लेने को बोलना है। क्यों? वो जल्दी हजम हो सके और स्टमक को खाली करके निकल जाए। या फिर वमन करते वक्त अगर वो पूरी तरह पाचन नहीं हुआ, पेशेंट को हो सकता है मंदाग्नि हो, पाचन नहीं हो, ऐसे को ऐसा पड़ा रहा है, तो जब हम वमन करवाएंगे तो वो इजीली बाहर निकल सके, इसलिए उसको हल्की हल्का हर दो या फिर खिचड़ी दो जिसमें घी अधिक डाला हो। ओमन के पहले, जब आप ओमन ले, पेशेंट को सुबह सुबह खाली पेट ओमन करना है हमें, तो ओमन के लिए जाना है तो उससे पहले उसको प्रकृति अनुसार उसको पूरे बॉडी को ऑयल लगाए। जैसे कब प्रकृति वाला है तो उसको मस्टर्ड ऑयल लगाए पूरे बॉडी को अपने अपने हाथ से, तो मसाज नहीं करना है, सिर्फ लगाना। पित्त वाला होगा तो कोकोनट ऑयल लगाए। वात वाला होगा और उसमें हमें वमन करना ही है तो फिर तिल का तेल लगाए, वो लगाना है। वमन के बारे में पेशेंट को पूरी जानकारी देना है।
कि भाई तेरे को क्या क्या होगा, हम ये क्यों कर रहे हैं, किस बीमारी के लिए कर रहे हैं, इसके फायदे क्या है, उसके हो सकता है क्या कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, उसमें घबराना नहीं है, हम उसे क्लीन करने के लिए कर रहे हैं। तो बस आप पेशेंट समझेगा उस भाषा में आप, जैसे वोमन के वक्त होने वाले कॉम्प्लिकेशन के बारे में, जैसे मलमल होगी, चक्कर आएंगे, हो सकता है अंधेरे आ जाएंगे, आपको घबराहट ज्यादा होगी, तो अगर आपने पेशेंट को समझा दिया ये हो सकता है, ये कॉमन है, हर एक को होता है, तो फिर पेशेंट डरेगा नहीं। ये चीजें करनी है। उसके साथ साथ पेशेंट का बीपी चेक करके रखना है वोमन से पहले, का पेशेंट का बीपी कितना है। अगर पेशेंट का बीपी 160 के ऊपर हो रहा है तो उस अवस्था में वोमन नहीं देना है। अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव होगा तो उस अवस्था में आपको वोमन नहीं देना है। उसका पहला बीपी कंट्रोल करना है, उसके बाद वोमन देना है, मतलब हाई बीपी में। तो बीपी चेक करने के बाद ही आप क्या करो, उसको वोमन के लिए ले लो। कैसे हो सकता है कभी कभी वोमन करते करते उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया तो फिर आपको लेने की देनी पड़ जाएंगी। हम पंचकर्म किसका करते हैं, जो सोचते या बीमारी के लिए आया हुआ है, लेकिन अगर वो उस हार्ट के पेशेंट को तो हाथ नहीं लगा, अगर उसको देना है, अगर पेशेंट इसका बीपी इतना ज्यादा है तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, हो सकता है हार्ट के ऊपर ज्यादा दबाव आ जाए, इसलिए बीपी चेक करके हमें वोमन देना है। अब आ जाते हैं वोमन के लिए क्या क्या मेडिसिन लेनी जरूरी है। तो सबसे पहले जिनको पास कुछ नहीं मिलता या कॉम्बिनेशन का नहीं आता पता नहीं, कोई बात नहीं, 500 मिलीग्राम गुनगुना पानी लो, ml, और उसमें 5 ग्राम अपना नमक डालो खाने वाला, और वो पानी को अच्छी तरह घोलो, और थोड़ा सा सहन हो सके इस तरह उसको गिलास गिलास से देना है, बिठा के देना है, ना कि खड़े हो। एक एक गिलास कब देना है, जब तक उसको वमन होने की इच्छा नहीं होती तब तक उसको पानी देते रहे। और जब पूरा पानी खत्म हो जाएगा तो फिर उसको उस पोजीशन में उसको झुक के वमन करने को बोलो। अगर वमन नहीं हो रही है तो फिर उंगली डालो और उससे वमन करो, या उससे ज्यादा और पानी दे दो। हो सकता है किसी का ज्यादा कैपेसिटी रही तो फिर 2 बार और ज्यादा उसी तरह का फॉर्मूला, और 500 ml पानी लो और 5 ग्राम उसमें नमक डालो, वो पानी दे दो, उससे वमन हो जाती है। नहीं हुई तो फिर उंगली डाल के प्रेस करो, उससे भी हो जाती है। दूसरा एक फॉर्मूला है, इसमें क्या होता है, हो सके वोमन हो या नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं उनको वोमन ही नहीं हो, लेकिन ये फॉर्मूला ऐसा है, वोमन हुआ तो नहीं हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई टेंशन, लेकिन पहले अवस्था में उसको वोमन करवाना ही पड़ता है। दूसरी अवस्था में वोमन हुआ तो ठीक है, नहीं होगा तो विरेचन 100%। इसलिए हमें क्या करना है, जो मुलेठी रहती है ज्येष्ठ मध, उसे 3 ग्राम लेना है। मदन फल करके आता है, इस तरह दिखता है, उसका चूर्ण लेना है 5 ग्राम, और वचा लेना है 500 मिलीग्राम। याद रखो ये ग्राम है, ये मिलीग्राम, वचा बहुत थोड़ी लेनी है। तो इनको क्या करना है, 100 ml पानी में फांट बनाना है, हमारे एक गिलास भर पानी लेना है, उसमें उसका फांट बनाना है। फांट बनाना मतलब ये द्रव्य उसमें डाल देने हैं, और डाल के छोड़ देना है आधा एक घंटे तक। और जब आधा एक घंटे तक छोड़ेंगे तब तक आप मालिश करके बैठो या उसको तेल लगाने को बोलो सुबह सुबह। जब ये हो जाएगा तो फिर उसको पोजीशन लेकर वो पानी पीने को बोलना है, और फिर थोड़ी देर उसका वेट करना है, 5 मिनट में, 10 मिनट में। अगर 5-10 मिनट में उसको वोमन होने लगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लगा तो दोबारा वही घोल बना के दे दो, फिर 5-10 मिनट रुको। अगर उसमें भी नहीं हो रहा है तो फिर ऊपर से उसके 1 लीटर दूध देना है, मिल्क देना है। अगर मिल्क देने के बाद भी उसको वोमन नहीं हुआ तो छोड़ दो, कोई डर टेंशन जैसी बात नहीं है। दिन में उसको 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे में कभी तो उसको वोमन होगी या फिर विरेचन होगी।
ये सेफ है, इसमें फिर कोई टेंशन लेने वाली जैसी बात। हो सकता है यहाँ पे देने के बाद आप उसके ऊपर अगर दूध पिला रहे, उससे भी अगर वमन हो गया तो बात खत्म हो जाती है। तो ये दोनों अवस्था हो जाती है, अगर नहीं भी हुआ तो टेंशन जैसी बात नहीं, दिन में कभी कभी उसको जुलाब होने वाले, विरेचन होने वाला है, उससे वो निकल जाए। अगर उस अवस्था में द्रव्य आपने दिए, पेशेंट को वमन नहीं हुआ, लेकिन पेशेंट के पेट में बहुत आटोप और अधमान आ रहा है, मतलब पेशेंट बोल रहा है मेरा पेट बहुत दुख रहा है, पेट बहुत फूल गया है, मेरे को बहुत कैसा तो हो रहा है, उस अवस्था में वोमन भी नहीं हो चुकी, उस अवस्था में आपको एरंड ऑयल 20 ml उसको पिलाना है पानी के साथ, लेकिन गुनगुने पानी चाहिए, ठंडे पानी के साथ। तो उसको वोमन की जगह 15 या 20 मिनट के बाद विरेचन होगा, तो जो मटेरियल जो हमने लिया हुआ तो नीचे के रास्ते से निकल जाए। अगर दूध से भी नहीं हुआ विरेचन तो अभी आप कर सकते हैं, अगर अदमान आटो आ रहा है तभी लेना है। अगर ये अवस्था में कभी कभी हमें मालूम नहीं रहता पेशेंट का पोस्ट कैसा है, मृदु या सॉफ्ट है या हार्ड है, तो उस अवस्था में हो सकता है ज्यादा जुलाब हो जाए। जब ज्यादा जुलाब हो जाएगा तो उसमें फिर टेंशन जैसी बात है, पेशेंट फिर फोन कर देता है कि बहुत जुलाब हो रहे डॉक्टर साहब, बहुत तकलीफ हो रही है, हाथ पर गल गए मेरे तो, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा, मेरा बीपी लो हो रहा। ऐसा बोलने के बाद फिर डॉक्टर का भी बीपी लो की जगह बढ़ जाता है, उसका इसका लो हो रहा, उसका बढ़ रहा है टेंशन के मारे। उस अवस्था में कुछ नहीं करना है, एक गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें नींबू निचोड़ना है और उसको पीने को देना है, तुरंत जुलाब रुक जाता। अगर फिर भी नहीं जो रुक रहे तो शुद्ध शेकर रस लेना है, उसकी 2 टैबलेट लेनी है, और उसको 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच घी के साथ उसको निगलने को बोलना है, उससे भी विरेचन रुक, कोई टेंशन दे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को ठंडा पानी नहीं देते। अगर ठंडा पानी देंगे तो ना वोमन रुकेंगी ना विरेचन रुकेगी, और पेशेंट आपको फिर आईसीयू में एडमिट करने की जरूरत है। तो ये अवस्था ना आने के लिए ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि हम हड़गड़ाहट में क्या करते, अब पानी पिलो, उसको पानी दो, उसको घबराहट आ रही है, उसको आंखों के सामने उसके अंधेरे आ रहे हैं, वो चक्कर में मार के गिर सकता है, उसको पानी दो, ये अवस्था और कॉम्प्लिकेशन करेगी। उसको ठंडा पानी नहीं देना है। गार्गल के लिए मतलब अभी वोमन हो गया, मुंह के अंदर लाल जमी हुई है, कप है, तो उस अवस्था में उसको गार्गल करने के लिए भी कोमट पानी ही देना है, गुनगुना पानी ही देना है। उसके बाद उंगलियां मतलब कप नहीं निकल रहा वोमन, हम ज्यादा उंगलियों से रब करते हैं टंग को, तो ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत करने के बाद ही निकल जाती है, अगर ज्यादा करेंगे तो फिर वो वात बढ़ जाता है। यहाँ हम बीमारी कम कर रहे हैं, कफ और पित्त की, फिर वात बढ़ जाएंगे, तो ये नहीं कर। उसको पूरे दिन में 2 कटोरी ही खिचड़ी देना है, उससे ज्यादा नहीं देना, मतलब उसको फास्टिंग पे रखना है, ताकि अभी तो क्लीनिंग चल रही है उसकी स्टमक की, उसकी जैसे हमारे घर के अंदर डंटिंग पेंटिंग चल रहे थे, तो वो पेंटर कहते हैं ना अंदर मत जाओ अभी काम चल रहा है, तो उसी तरह अंदर कुछ मत जाने दो, अंदर काम चालू रहता है। रोगी को दिन में सोने नहीं देना है, ये चीजें करनी है आपको, क्योंकि उससे कब बढ़ जाता है, तो अपने बढ़ने देना, हम बढ़ा है इसलिए तो हम निकल रहे। वुमन के लिए कोई सपोर्ट रखे, मतलब कोई सपोर्टेड आदमी रखे, वो गिर ना जाए, जो कुछ लग रहा होगा उसको देना है, जब नाक से पानी आएगा, आंखों से पानी आएगा, तो उसको पोंछने के लिए टॉवल बीवल देने वाला होना चाहिए, सपोर्टेड कोई रखे। दूसरे दिन सुबह 5 बजे, अब ये हो गया वमन, इन भाई साहब का वमन हो गया। अब दूसरे दिन दिन भर भी क्या करना है, वो भी पाचक कर्म में आ जाएंगे। एक इच्छा विधि की टैबलेट दी, इच्छा विधि रस करके आता है, सुबह 5 बजे, और उसमें 5 ग्राम त्रिफला फांट देना है, बना के। फांट कैसे बनना है, त्रिफला चूर्ण लेना है, 100 ग्राम पानी में डाल के रखना है, 1 घंटे के बाद रुकना है, छान के लेना है, वो फांटता है रोज। तो ये जब 5 बजे देंगे तो उससे फिर क्या होगा, 10 या 10:30 बजे उसको और जुलाब लग जाएगा, तो फिर विरेचन का भी कर्म होगा, जो थोड़ा कुछ बचा हुआ होगा दिन भर का, क्योंकि अभी क्लीन कर दिया, तो फिर स्रोतस ओपन हो जाते, तो उसके रास्ते से जो दोष है फिर वो स्टमक में आके रुकते हैं।
तो उसको निकालने के लिए फिर हमें विरेचन देना पड़ता है, तो इससे फिर विरेचन हो जाता है। तो इससे भी विरेचन अधिक हो गए, ज्यादा जुलाब हो गए, तो ऊपर जैसे मैंने बोला है, जैसे गर्म पानी और नींबू या सूत शेकर और घी, ये फॉर्मूला यूज करके आप इस जुलाब को भी रोक सकते हैं। अब ये हो गया वोमन विमन, सब ठीक ठाक। आप आ जाते उसका प्रोटोकॉल, वोमन के पश्चात क्या कर्म करने हैं पेशेंट को। वोमन के बाद प्रकृति अनुसार वात कफ की जो आपने नाड़ी देखी होगी, आयु लगाकर बात करें। अभी उसको नहाना बनाना है, वोमन हो गया है, तो प्रकृति अनुसार जैसे मैंने बोला था, उस प्रकृति अनुसार उसको बॉडी को सब ऑयल लगाओ, जो भी होगा, कोकोनट होगा, मस्टर्ड होगा या तिल का होगा, तो उसको थोड़ा 5-10 मिनट रुकने दो और उसको फिर गुनगुने पानी से नहाने को बोलो, ना कि ठंडा, याद रखो, गुनगुने पानी से नहाने को बोलो। दिन भर आराम ही करना है, मतलब सोना नहीं है, ना कि बैठना है, और ना ही हेवी काम करना है, थोड़े बहुत जो काम रहेंगे दिनचर्या के कर सकते हैं। प्रवास और हेवी वर्क नहीं करना है। आहार में हल्का खिचड़ी ही लेना है। 2 कटोरी से ज्यादा आहार नहीं लेना है, मतलब एक 10 बजे दो और एक 5-6 बजे दो, उससे ज्यादा मत। पंचकर्म के दौरान ठंडा पानी या कोई भी ठंडी चीज होगी, मीठी चीज होगी, फ्रिज के अंदर की चीज होगी, वो नहीं ले। वोमन की, जब वोमन पर कर्म चालू रहते या पंचकर्म चालू रहते, पेशेंट को दिवा स्वॉप नहीं करना है। दिवा स्वॉप यानी दिन में नहीं सोना है। वोमन के दिन उसको शांत रहना है, एग्रेसिव नहीं रहना है, या चिड़चिड़ नहीं करनी है, किसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है। मन को अच्छे कर्म में रखना है। रात को खिचड़ी में घी डालकर खाए, तो 5, 5:30, 6 बजे या 7 बजे तक जो खाना खाने वाले उसमें घी डाल के खाना खाने को बोले। वैद्य के अनुसार ही और दिनचर्या की ही पालन करें। दिनचर्या आपने जो उसके प्रकृति के अनुसार जो समझाई होगी, उसको उसी तरह फॉलो करने को बोलना है। अगर इस तरह पेशेंट फॉलो करता है, तो उसके वुमन के उसको जो फायदे, वो फायदे उसको मिल जाएंगे। क्या क्या फायदे है? कफ और पित्त के कारण रोगों में आराम होता है। जो हमने ऊपर जो बीमारियां, इतनी सारी बीमारियां गिनवाई है, उसमें आराम हो जाता है। लिपिड प्रोफाइल कम आने लगता है। हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, दोनों में इसका फायदा होता है, क्योंकि ये दोनों बीमारियां, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण है, पाचन क्रिया के कारण। पाचन क्रिया के कारण उसका असर इंडोक्राइन सिस्टम पे होता है, और इंडोक्राइन सिस्टम का असर उसके हार्मोन्स पे होता है। फिर हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, कोई भी थायराइड रहने दो, उन दोनों में वोमन का रोल बहुत अच्छा होता है। और वो दोनों बीमारियां होने का कारण, जो अगर आप उसके जड़ में जाएंगे, तो मंदाग्नि हो सकता है, विषमाग्नि हो सकता है। पेशेंट का इनरेगुलर खाना, या कपवर्धक आहार लेना, या मंदाग्नि के लिए, ये जो कारण मिलते हैं, हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म, डायबिटिक, फैटी लिवर, इन लोगों में अग्नि मंद के कारण ये बीमारियां निर्माण होती है। तो उसमें फिर हम वोमन चूज कर। पित्त के कारण होने वाली हेडेक तुरंत बंद हो जाता है, मतलब एसिडिटी के कारण जो हेडेक निर्माण हो जाता है, अगर पेशेंट को आप वोमन, देखो नमक कहीं पे भी मिलेगा और पानी भी कहीं मिलेगा, तो इतना कोई हार्ड नहीं है, हम घर पे भी वो चीजें कर सकते हैं, और हर किसी के लिए कर सकते हैं। उसमें भी उसको, क्योंकि बॉडी इस अवस्था में तो खुद वोमन करना चाहती है, अगर आपने उसको सपोर्ट किया तो वो जल्दी क्लियर हो जाती है। मंद अग्नि दूर होकर भूख खुलकर लगती है। जो मंद अग्नि हुई थी, मंद अग्नि के कारण जो बीमारियां निर्माण हो रही थी, जो कफ बढ़ गया था, वो दूर हो जाता है। पाचन क्रिया सुधर जाती है। स्किन डिसीज में सुधार आ जाता है, क्योंकि जो खराब पित्त जब त्वचा में जाकर स्किन डिसीज निर्माण कर रहा था, उस पित्त को जब आप वमन के मार्ग से निकाल डालते हैं, खराब पित्त को, तो फिर जो अच्छा पित्त निकलेगा लीवर से, वो पाचन क्रिया के लिए अच्छा होगा। फिर पित्त की बीमारी होगी, हेडेक होगा या स्किन डिसीज होगी, उस रास्ते पे आप नहीं जाते। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इनडाइजेशन में भी तुरंत आराम हो जाता है वोमन से। कफ के प्रकृति के कारण होने वाली बीमारियां नहीं होती, क्योंकि ये तो कफ को ही निकलता है, कफ को निकलता है, तो
पूरा सिस्टम, मतलब अग्नि बिग्नि सब ठीक हो जाते हैं, जो स्रोतस ब्लॉक हो रहे थे वो भी क्लीन हो जाते हैं, जो धातु की अग्निमंद हुई रही थी वो भी अच्छी तरह काम करती है। तो फिर ठीक है ना, दोष ठीक हो गए, अग्नि ठीक हो गई, धातु ठीक हो गए, उन सब के कारण मल भी ठीक हो जाते हैं। तो फिर जो आदमी, जो पेशेंट है, वो निरोगी हो जाता है। तो एक वोमन कितने सारे रास्ते खोल देती है। उसके साथ साथ उदान वायु, समान वायु, पाचक पित्त, क्लेदक कफ की कार्य क्षमता सुधर। क्लेदक कफ कहाँ रहता है? स्टमक में। पाचक पित्त स्टमक और लिवर में। समान वायु स्मॉल इंटेस्टाइन में। उदान वायु हमारे चेस्ट। तो इनकी एरिया में आने वाला जितना भी, यहाँ से कब स्टार्ट हो जाता है? लंग्स के ऊपर से कब का स्थान बोला है आयुर्वेद के हिसाब से। तो कब का स्थान ही पूरा क्लीन हो जाएगा। जब वो क्लीन हो जाएगा, बीमारी क्लियर हो जाती है, बीमारी नहीं रही। तो इस तरह हमने ओमन के फायदे है, बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। तो इस पंचकर्म की सहायता से हम इस तरह पहला कर्म अगर करते हैं, कोई हार्ड नहीं, हम घर पे भी कर सकते। इतनी सारी बीमारियों को आप जीता सकते हैं। इनको आपके बॉडी के ऊपर हावी नहीं होने देंगे। इस तरह आज हमने वुमन के बारे में समझाए। इसके बारे में जो कुछ क्वेश्चन आंसर हो गए आप मुझे दें। वुमन इतना हार्ड तो नहीं ना अभी? समझ में आ गया ना वुमन कैसे करना है, कितना है? कुछ हार्ड लग रहा है क्या? गुरु जी, वमन के लिए आपने बताया जो ओबेसिटी वाले लोग हैं उनको नहीं करना, तो कितना ओबेसिटी किस किस स्टेज पे जाएंगे या कितने किलो उसके ऊपर है तो उसको नहीं करना है? देखो, जो बहुत ओवरवेटेड रहता है, कप प्रकृति कब कहेंगे हम? जब उसकी हाइट के हिसाब से 10 किलो वजन उसका ज्यादा है, कप प्रकृति। लेकिन ऐसे लोग हैं जो 100 प्लस कर चुके हैं, वो 90 तक है, 90 kg, 100 kg, 100 से प्लस इतने सारे लोग, तो उनको वमन वर्ज्य बोला है। उनको उपवास ही बहुत सबसे ट्रीटमेंट बड़ी रहती है, जिससे फैट डीजल हो जाए। इसमें आपने थायराइड के लिए भी इसको बताया वमन बेटर है। तो थायराइड वालों को अगर वात बढ़ा हुआ है तो क्या उनको भी ये दिया जा सकता है वमन कि नहीं? नहीं, वात के लिए नहीं देना है। नाड़ी तो यही देखनी है, जब वात की नाड़ी लगेंगी तो हमें वो चीजें नहीं करनी। जब नाड़ी में पित्त और कफ आएंगे तब करना है। तब तक उसको, अभी तो अग्नि विषम हो चुकी है, जब अग्नि हमें मंद और पित्त तीक्ष्ण अग्नि जब हो जाएंगी तब हमें वो चीजें करेंगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वात कम करने के लिए हम घी पिलाएंगे। ट्रेन कर रहे हैं ना हम 2 दिन पहले। पिछले क्लास में हमने देखा था कि हम पहले उसको घी पिलाएंगे। जब जी। घी पिलाएंगे तो घी पिलाने से क्या होगा? अग्नि और मंद हो जाएगा, या पित्त होगा तो और भड़क जाएंगे। हम बोलते हैं ना कि चलो आपने आग में घी डाल दिया, तो अब हम आग में घी डाल रहे, तो वात कम हो जाएगा। क्योंकि घी हो, तेल हो, तुप हो, ये वात शामक है, वात को कम करने वाले। तो वात कम हो जाएगा, और जब उत्तेज बढ़ जाएगा तो फिर हम वमन कर सकते हैं। क्या आप लोग वमन कर सकते हैं क्या अभी आज के क्लास के बारे में बाद? क्या लगता है? कर लेंगे गुरुजी। कर लेंगे? सब जी। लोग कर लेंगे? हाँ गुरु जी। क्या बाकी लोग नहीं कर सकते? गुरु जी, क्या मैं कर सकता हूँ? मेरा वेट 90 है। देख लो, नाड़ी देख लो खुद की, अगर कफ और पित्त होगा तो बिल्कुल कर सकते। जी। गुरु जी, जिन पेशेंट में वात बढ़ा हुआ है तो पंचकर्म में क्या है, वमन विरेचन ना करके सीधे बस्ती देके उसको समन किया, मतलब शोधन किया जा सकता है क्या? किया जा सकता। जिनका कुष्ठ क्रूर है, मतलब जो हार्श टूल के साथ आ रहे, जिसका वात ज्यादा बढ़ चुका है, उस अवस्था में हम बस्ती से आगे ही कर्म करें, क्योंकि उसको
ये पांच कर्म पे डिपेंड नहीं रहना है। देखो अगर उसका वात बढ़ चुका है तो उसमें वमन माइनस हो जाता है और शिरोधारा ऐड हो जाता है या मसाज ऐड हो जाता है, क्योंकि उसका वात का शमन करना पड़ता है। तो उस अवस्था में उसका रक्त मोक्षण स्किप हो जाता है, वमन स्किप हो जाता है, और फिर उसमें शिरोधारा होगी, मसाज होगा, वो ऐड हो जाता है, जिससे फिर उसका वात का शमन हो जाए। और विरेचन गुरुजी? हाँ, विरेचन तो देना है ना, वो दो स्किप बोला है मैंने, बाकी नशे दे सकते हैं आप। स्नेह स्वेदन देंगे, बस्ती देंगे, ये चीजें करेंगे। तो विरेचन पहले देके बस्ती देना है या पहले बस्ती देना है उसके बाद विरेचन करना विरेचन सीधा बस्ती दे सकते हो। विरेचन, विरेचन के लिए आप क्या, वही तो फिर आप वही करेंगे ना, कोई तो टैबलेट जैसे इच्छा भेदी होगा, या कोई भी मेडिसिन देंगे, गंधर्व की होगा या निशक्त होगा, कुछ भी देंगे आप। उससे क्या हो जाता है, सिर्फ उसके अंदर का, मतलब जो इंटेस्टाइन रहता है ना हमारा, ऐसे इंटेस्टाइन, ये जो मल है ना, ये यहाँ पे ऐसा अड़का हुआ रहता है, एक ऐसे एक खांचे में। विरेचन से कभी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो इसलिए तो एनिमा, बस्ती, वो चीजें बहुत जरूरी है। आप उसको बस्ती दे दो या एनिमा दे दो, कुछ नहीं, त्रिफला का दे दो, या फिर अभी तो नेक्स्ट क्लास में बस्ती लेंगे हम, तो उसमें बहुत सारे बस्ती का भी वर्णन करेंगे हम। और जो हम घर पे कर सकते हैं ऐसे भी एनिमा या बस्ती का हम उल्लेख करेंगे। गुरुजी आपने जो कहा है कि जो वमन करते हैं तो वमन में जो बेस्ट वमन वही होता है जिसमें पित्त का दर्शन हो। तो जब वमन करेंगे तो पहले कफ ही निकलेगा उसके बाद तो पित्त निकलेगा ना? पहले जो क्या आपने जो मटेरियल लिया हुआ है वही निकलता है, वो ऊपर रहता है। उसके बाद पित्त निकलेगा या कफ हो निकलेगा? सकता है पहले कप आ जाए, उसके बाद पित्त आ जाए। हो सकता है पहले पित्त आ जाए, उसके बाद कप आ जाए। क्योंकि अग्नि किसकी डिस्टर्ब वो दिखेंगे ना। अगर पित्त की अग्नि का उत्कलेश ज्यादा होगा तो पित्त पहले आएगा। कप की होगा तो कप हो सकता है पहले आ जाए। अच्छा, ठीक है। कितने लोग हैं जो वमन करवा सकते हैं? आप मैसेज डालो या बोलो। बाकी लोग तो चुप बैठे हैं, जी, जैसे क्लास में है कि नहीं है। मैं है। मैं करवा सकता हूँ। मैं करा सकता हूँ। दो और करा सकते सर। गोड़के सर तीन, यस। नरेंद्र सर चार। कर सकता गुरुजी हम लोग ने एक बार करवाया था अभी। करवाने की बात छोड़ दो, अभी करेंगे क्या, बोलो। हाँ कर सकते हैं। बस वही छह बाकी। हाँ गुरु जी करू शकतो. विजय सर अच्छा। बाकी लोग नहीं कर सकते? ट्राई करू सकते. प्रधान हाँ सर कर ट्राई सकते तो हैं। कर सकते हैं. अच्छा। अभी कभी किया नहीं है तो ट्राई जरूर करेंगे. पहले तो खुद के ऊपर करेंगे. खुद के ऊपर कर लो। हम्म. इसका मतलब है सब लोग कर सकते हैं, उसमें हार्ड कुछ नहीं। इससे तो कोई जान तो थोड़ी जाने वाली नहीं है, तो क्या टेंशन, से थोड़ी ना बात है। सुकंदी जी भी कहती कि चलो मैं भी कर सकती हूँ। तो चलो आप एक प्लान बना के सब लोग करो। अगली क्लास तक गुरुजी कर लेंगे हम खुद ही अपने आपके ऊपर. आपकी शुद्धि के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये पंचकर्म चलते चलते आपका भी पंचकर्म हो। कैसा पता चलेगा, मतलब आपने आंखों क्या बंद थोड़ी रहेंगी, आंखों से दिखेगा ना वो पित्ता है कि नहीं, वो पीला नजर आएगा ना, पित्त जब ओमन करेंगे, वो बकेट में, वो पानी में, वो पित्त नजर आ जाता है पूरा, येलो येलो पड़ता है पूरा के पूरा। जब सर कप आए। हाँ। पतले आदमी का वमन नहीं करना चाहिए तो मैं खुद का करा सकता हूँ क्या? पतला मतलब वो नाड़ी देख लो आपके लिए, वात पित्त कप क्या है, नाड़ी किसकी है। अगर वात पित की नाड़ी नहीं है, पित्त की नाड़ी, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम पित्त और कप के उत्क्लेश के लिए तो कर रहे हैं ना। हम ऐसे नहीं देख रहे कि जो पतला है और ये जाड़ा है या कैसे। जो ओवर वेटेड है उसके लिए हमने अवॉइड किया हुआ है, ताकि उसके प्रेशर ना आ जाए हार्ट के ऊपर।
सर कल आप कहाँ है? हम्म? आपकी तरफ है? मैंने कल भी फोन लगाया था आपको। मैं उधर आया था, कार लेके आया था। क्या क्या? सिटी में जब आता हूँ मैं टू व्हीलर पे आता हूँ तो वहाँ एक्स्ट्रा सामान नहीं ला सकता हूँ। तो कल भी वैजापुर आ रहा हूँ। तो कल अपनी मुलाकात हो सकती है, मैं आपको दे दूंगा। गुरुजी, हम्म। हाँ बोलो ना। वही बोल रहा था कि जो पित्त आया है, तो जैसे कोई सेल्फ बमन कर रहा है हम्म। और या किसी को करा रहा है, तो उसको समझने के लिए पित्त क्या, वही पीला पीला लिक्विड आएगा या और कुछ है? उसने खुद किया है क्या, हमने करवाया क्या? पित तो पित ही रहेगा। वही समझेगा, हम्म वही समझ में आएगा, वही बोलेगा। अब अगर हमने क्वेश्चन किया कि वुमन हुई, और बोलेगा हाँ हुई, क्या कुछ आया कि उसमें दिखा कि हाँ पीला पानी आया था, बहुत पानी पीना आया था, बहुत पेश आया था, बहुत कप आया था? ये बोलता है पेशेंट। नहीं, कफ आया ठीक है, लाट तो आएगा, पर पित्त आया कफ आया दोनों आया, वो समझने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वो क्या होगा, पहले देखो, जब पित्त आ जाएगा और उसके बाद भी उसको वमन हो रही है, तो हीन योग बोलते हैं उसको। तो उसके बाद क्या होता है, फिर उसको उबासे ज्यादा आते हैं और उस उबासे में उसको कप आता है, तो हीन योग ही। जब ज्यादा उबासे आएंगे और वमन तो नहीं आएगा, तो उस अवस्था में जो क्लेदक कप जो जमा हुआ रहता है हमारे स्टमक के आजू बाजू में, वो निकलना चालू हो जाता है। और जब कप की आवृत्ति ज्यादा होगा पहले से, मतलब हम दो उत्कलेश बोलते हैं, पित्त और कफ का। जब पित्त का आएगा तो पूरा पित्त निकल जाएगा, उसके बाद थोड़ा कफ आना चाहिए, लेकिन ज्यादा कफ आएगा तो वो ज्यादा वमन हो गया ऐसा समझना, या फिर हीन योग हो गया, अच्छी नहीं वमन हुई, बहुत ज्यादा हो गई, ऐसा रहता है। अगर जब पहले कप आ जाएगा, पहले कप आवृत होगा तो पहले कप आ जाएगा, उसके बाद पित्त आ जाएगा, पित्त के बाद थोड़ा कप आ जाएगा, मतलब क्लीन हो गया। अभी जब वमन करने का प्रयास कर रहा है तो फिर पित्त नहीं आ रहा, पित्त खत्म हो चुका है, थोड़ा कप आ रहा है। तो उसके बाद जब पेशेंट रुक जाता है तो बेस्ट वोमन हो जाता हम्म। और सेकंड चीज ये है कि जैसे वमन कर रहा है तो ओनली क्लेदक कफ को क्लियर करेगी, या उसके साथ साथ बोधक कफ या अवलंबक कफ का भी कुछ काम करेगा? यानी कि वो क्लेदक कफ तो वही अवलंबक कफ को ही कंट्रोल करेगी, पर उसी समय तुरंत रिलीफ करेगा क्या क्लेद अवलंबक या बोधक कफ में? है। अभी देखो, हम ये चीज क्यों कर रहे हैं? अग्नि को सुधारने के लिए, बराबर है। जी। अब जब अग्नि सुधरेगा तो जो क्लेदक कफ रहता है हार्ट में, अवलंबक का रहता है हार्ट में। अब हार्ट में जब रस धातु जाएगा तो कितने दिन के बाद जाएगा? 7 डेज। तो फिर तुरंत की बात कैसे होगी? हम्म। 5 to 7 डेज में जाएगा। फिर तुरंत की बात कैसे होगी? बराबर। बोधक कप में कुछ चेंजेस आएगा क्या गुरु जी, आ सकता वमन में ही? आ सकता है। जब डाइजेशन क्लियर हो जाएगा तो वोमन अच्छी तरह हो जाएंगी, तो क्योंकि बोधक जो है तो क्लेदक के रोल के अंदर है, क्योंकि उसकी हीट जब बढ़ जाती है तो फिर वो जो ये चीजें हो जाती है, जो बढ़ रहे थे हमारे, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो पहले भी तो हम देखो, अभी पंचकर्म पे आए, लेकिन हम दिनचर्या के अंदर ही बोध क्लियर करते रहते हैं। जैसे टंग को क्लीन करना, आंखें क्लीन करना, गार्गल करना, वो चीजें तो हम करते हुए आते हैं, पेशेंट को दिनचर्या समझते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी पंचकर्म के लिए अलग पेशेंट उठा लिया और हमने बिठा दिया वोमन के लिए, ऐसा नहीं। उसको दिनचर्या समझाओ, उसको स्नेह स्वेदन वो चीजें करके करो, उसको दिनचर्या के सबसे फॉलो करने को बोलो, तो हो जाता है। वमन ज्या वेळेला करतो आपण त्यावेळेला असं पोट असं आकसून येतं जोरात.
एक असं म्हणजे आकुंचन पावतं खूप जोरात. त्याने मग अशी एक अ, भीती निर्माण होते ना. त्याला काही उपाय आहे का? काही नाही. ते की नॅचरल. दुधावाला, दुधाचा जो योग दिलेला आहे ना, तो घ्या, तिने त्रास. अच्छा. हाँ, तो दूध ज्यादा लो उसके साथ। दूध जब ज्यादा लेंगे तो दूध इजी पास आ जाता है। या फिर लिक्विड स्वरूप में भी ले रहे हैं आप, इसका नमक का पानी भी ले रहे हैं तो ज्यादा प्रमाण में करो। 1 लीटर करो, 1.5 लीटर करो, वो करो। फिर नहीं वो कब होता है, जब लिक्विड खत्म हो गया और आपकी बॉडी वो उत्कर्ष को बाहर निकालना चाहती है, तब वो चीजें होती है। तो लिक्विड ज्यादा लो, फिर नहीं। गुरुजी। गुरुजी, ये प्रश्न है, एक प्रश्न है। हम्म। जैसे जो आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले, दिनचर्या में भी हम लोग जब अपना टंग साफ करते हैं, तो उस वक्त जैसे लोग कोई पानी पीते हैं, गर्म पानी, उस वक्त हम लोग जब टंग साफ करते हैं तो आपने अभी पानी जो आता है। बताया कि हम्म। हेलो। हाँ, बोलो बोलो। हाँ। हाँ, तो उस वक्त जब टंग धोते वक्त पानी आ जाता है, तो वो अगर रोज रेगुलरली हम लोग साफ करते हैं तो उसको वमन करने की जरूरत है क्या? उसकी नाड़ी देख लो। अच्छा। उसकी नाड़ी देख लो, और कब कटता है उत्कलेश, या उसकी अग्नि कैसी है। अगर उसकी अग्नि ठीक है तो वोमन की जरूरत क्या है। अच्छा अच्छा। वैसे पेट साफ करने के लिए ऐसा कुछ जरूरत नहीं ना उसको? नहीं। ठीक है। गुरुजी, ये वमन करने से पहले स्नेहन स्वेदन ये करके फिर बाद में वमन करना है, या ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए डायरेक्ट किया जा सकता है कभी कभी? हैंस वेदन क्या होता है कि उससे अगर पित्त बिगड़ा हुआ है तो और ज्यादा बिगड़ेगा। अग्निमंद हो चुका है तो और ज्यादा अग्निमंद हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमें वमन करने के लिए, वमन से वो दोष निकालने के लिए आसानी हो जाएगी। और जो द्रव्य के हमारे स्रोतस को ब्लॉकेज करे हुए बैठे हुए, वो भी ओपन हो जाते हैं। इसलिए हमें पहले 2 दिन उसको घी पिलाना, तेल लगाना, मसाज करना, स्टीम करना, वो चीजें करनी पड़ती है। क्योंकि कुछ दोष स्रोतस के अंदर जाके बैठे हुए रहते हैं। और वो जैसे ही हम स्टीम वो देंगे, मसाज करेंगे, तो वो सब मटेरियल जो है, तो हमारे अ, जो मेन स्रोत है रक्त धातु है उसमें आ जाएगा। फिर उसके रास्ते से हमारे एक्स्ट्रा सिस्टम में आ जाएगा। तो फिर जब हम वमन करेंगे, विरेचन करेंगे, तो उस रास्ते से वो धोने में फिर आसानी हो जाती है। पहले 2 दिन वो करना है स्नेह स्वेदन, उसके बाद वमन करना है। या बहुत सारे पैथी है डायरेक्टली भी वमन करते हैं, लेकिन हो सकता है उसका भी तो रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आता। तो आप डायरेक्टली भी वमन कर सकते हैं, डायरेक्टली दोष निकल जाते हैं। लेकिन अगर ये सिस्टम बहुत है, आपको जो सूटेबल लगेगा आप वो कर लो, तो कोई बात नहीं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, मतलब नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं। है। अब मैं वही बोल रहा हूँ ना, जब आगे जब हम जाएंगे वमन और विरेचन के बाद, उसमें हो सकता है नश्य करो ना करो, रक्तमोक्षण करो ना करो, उसकी जगह आप शिरोधारा करो, उसकी जगह आप मसाज टीम ऐड करो, उसकी जगह आप कपिंग करो, उसमें जगह स्टीम पे ज्यादा जोर दो, पादाभ्यंग करो, कटी स्नान करो, बहुत सारे हैं जो आप उसमें से वो रास्ता अलग यूज कर सकते। क्योंकि एज ए डिसीज वाइज पेशेंट आपको नर्वस सिस्टम के साथ आया हुआ है, तो आपको कटी बस्ती का सपोर्ट लेना पड़ेगा, आपको मसल टीम पे ज्यादा जाना पड़ेगा। वो नर्वस सिस्टम उसको बैलेंस होने के लिए बस्ती पे ज्यादा जाना पड़ेगा, ये चीजों पे ज्यादा जाए। तो निरोगी आया हुआ है उसको इस सिस्टम से करो। ठीक है गुरु। गुरुजी। हम्म। जी, मैं ये पूछ रहा था कि अभी आपने जो बताया कि वमन से चर्म रोग भी ठीक होते हैं, तो गुरुजी ये दांत जो हो जाते हैं, रिंग वॉर्म जिसको कहते हैं, तो उसमें भी इसका फायदा मिल जाएगा? फिर क्यों नहीं मिलेगा, मिलता है। लेकिन उसमें क्या मैं होता है, देखो ये जो स्किन डिसीज है ना, ये चिवट रहते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है ना, जो परहेज का फॉलो नहीं करता। जैसे उसमें डेयरी प्रोडक्ट उसको बंद करने पड़ते हैं, उसको नॉन वेज बंद करना पड़ता है, उसको उड़द के पपड़ जो रहते हैं वो नहीं खाने को देना है। जब ये चीजें करेंगे आप लोग, और उसके साथ वमन करेंगे, और रक्त दोषांतक जो द्रव्य रहेंगे रक्त धातु के ऊपर काम करने वाले,
खजीर होगा, सारिवा होगी, मंजिष्ठा होगी, कुटकी होगी, पटोल होगा। जब ये द्रव्य उसके साथ देते हैं, निम्बादी होगा, बहुत सारे, तो रिजल्ट आ जाता है। तर जी एकदा 1-2 दिवसाचा कोर्स दिल्यानंतर मग पुन्हा किती गॅप द्यावी? कशासाठी? वमनसाठी वमन हो, 15 दिवस. 15 दिवसातून 1 किंवा 2 वेळा, 2 दिवस. हम्म. गुरुजी, अभी जो पिछली 2 क्लास में गुरुजी आपने जो घी का काफी वर्णन इसमें आया कि ये घी पीने से ऐसे होता है। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं एक पंचकर्मा सेंटर पे गया था गुरुजी, वहां पे घी सही नहीं था उनके पास। वही बाजार का लाके घी पिला रहे थे या मालिश कर रहे थे या जो भी कर रहे थे। तो गुरुजी वो क्या फायदा करेगा फिर? वो तो पेशेंट के साथ धोखा ही होता होगा। होता है, सबको होता है, उसमें क्या कर सकते? हर एक को थोड़ी हाँ, वो सुधार। पंचकर्मा। पंचकर्म के लिए तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो, अभी हम मेरे पास पंचकर्म के लिए लोग आते हैं, वो बोलते कुछ नहीं, वो तेल ऐसा लगा दिया, हाथ पैर दबा दिए थोड़े, और वो ऐसे ऊपर से स्टीम लगा दी, और पानी पीने को दिया, उल्टी कर दी, इनिमा दे दिया, नाक में तेल डाल दिया, हो गया पंचकर्म। तो ना पूर्व कर्म है, ना पश्चात कर्म है, ना डाइट प्लान है, ना कुछ नहीं, तो फिर वो फायदा नहीं करता। वो हो सकता है वो बीमारी भी निर्माण करेगा आगे चल के, अगर वो खराब घी उनको वो पी रहे तो बीमारी भी निर्माण करेगा। जी गुरुजी, हार्ट ब्लॉकेज के केस में कभी बमन देना है तो क्या कुछ पहले कुछ ध्यान देना तो पड़ेगा सद्य क्या? वमन देना है, एजुकेशन सद्य के। वमन देना है उनको, बृहत वमन नहीं देना है, छोटी छोटी वमन देना है। सद्य वमन आता है मतलब छोटी वमन, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है, कम देना है। बीपी मेंटेन करके रखो, कुछ नहीं होता। तो उनके लिए क्या नमक पानी अच्छा रहेगा या दूध वाला? दूध वाला बेस्ट है। नमक पानी से दूध वाला बेस्ट है, क्योंकि ठीक है, छोड़ दो, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो दिन भर में हो जाएगा, कोई टेंशन जैसी बात, उसके लिए कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं। हो सकता है 2 की जगह 4 जुलाब हो जाएंगे, उसको बोल देना ज्यादा जुलाब आपको लग रहे, ज्यादा कब लगेंगे तो उसको समझा देना, जब तेरी पिंडली है, काप मसल है, उसमें ऐसा खिंचाव आने लगे, जब वो ज्यादा डिहाइड्रेट होता है तो उसमें खिंचाव आ जाता है। अगर तेरे को लग रहा है कि तेरे पिंडलियों में खिंचाव आ रहा है, तो फिर तू पानी और नींबू के साथ वो पानी पी ले, तो जुलाब रुक जाएंगे, तो फिर वापस स्टॉप हो जाएगा। और जब तक वो नहीं होते, जितने जुलाब हो रहे होने दे, कोई टेंशन सर बीपी नहीं। करने करने के लिए एलोपैथिक टैबलेट देना है या आयुर्वेदिक में भी कुछ है कशासाठी? बीपी कंट्रोल करण्यासाठी? हम आयुर्वेद पढ़ रहे कि एलोपैथी पढ़ रहे? आता बीपी कंट्रोल करण्यासाठी काय द्यावं? रक्तमोक्षण. म्हणजे वमनच्या आधी रक्तमोक्षण दिलं चालेल? अब कल क्लास में पहले से स्टार्ट है, स्टार्ट से मैंने क्या बोला है, ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ती है, कुछ स्टेप से जाना पड़ता है, तभी असर करती है। हाँ, इमरजेंसी है, आप पंचकर्म नहीं करना चाहते लेकिन वो इमरजेंसी आ चुकी है, तो कर सकते। 40 40 या 50 ml देख लो, उसका बीपी देखना पड़ता है, पेशेंट का बीपी 130 तक होना, 120 110 110 के नीचे नहीं होना चाहिए। उस अवस्था में आप 50 60 ml ब्लड उसका निकल सकते हैं, तो उसमें तुरंत उसका बीपी लो हो जाता है। या फिर उसको चाटन दो, मौतिक भस्म का, शुद्ध शेखर का, उससे बीपी लो हो जाता गुरुजी, जब भी पैरालिसिस अटैक आता है उसको इमरजेंसी केस में तुरंत क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके लिए? है। उस अवस्था में क्या होता है, बीपी बहुत बड़ा हो रहता है उस अवस्था हम्म। में, मतलब वो अवस्था हो, मतलब हुई रहती है, उसको ब्लडिंग हो रहता है या क्लॉट हो रहता है, उसमें तो नहीं कुछ कर सकते। लेकिन जैसे वो हो जाता है, उसके बाद फिर हमें मसाज थेरेपी बहुत अच्छी है, या नश्य कर्म बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें निर्गुंठित तेल का नश्य अगर पेशेंट को करते हैं आप, तो बहुत अच्छा रिजल्ट वो देता है। और उसके बाद साथ साथ उसको बीपी मेंटेन रखने के हिसाब से काम करना पड़ता है।
और फिर उसमें एक्यूपंक्चर बहुत अच्छा काम करता है ऑर्थोपैथी की जगह। तो जिसमें जो नर्वस सिस्टम है उसमें एक्टिवेट किया जाता है, तो पेशेंट 8-10 दिन में खड़े रह के चलता है। इमरजेंसी केस में सपोज अटैक कभी आ रहा है, क्योंकि क्या होती है कभी कभी अटैक होने के बाद जब भी हो रहा है उसी समय ट्रीटमेंट करने से कि जितना होना चाहिए, जो इसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, तो उसी समय क्या करना चाहिए? नहीं देखो, पैरालिसिस कैसे रहता है, तो कॉन्ड्रा पैरालिसिस होगा, पैरा पैरालिसिस होगा, हेमीप्लेजिया होगा, वो अलग अलग बात है। तो ये कॉम्प्लिकेशन कब नजर आता है, जब पैरालिसिस हो जाता है तब समझ में आ जाता है कि ये बेल पाल्सी था, या हेमीप्लेजिया था, या कॉन्ड्रा पैरालिसिस था, या कौन सा था। वो बाद में समझ में आ जाता है, क्योंकि जब हमारे ब्रेन के अंदर ब्लडिंग हो जाती है, वहां पे नस फट जाती है, ब्लडिंग हो जाती है, तो वो कौन से पार्ट को वो ब्लॉकेज या वो खून जम के बैठ जाता है। तो जो जो पार्ट बैठेगा वो अगले 2 दिन में वो समझ में आ जाएगा कि अब ये पार्ट काम नहीं कर रहा है, या एक दिन में समझ आ जाए कि चलो ये पार्ट भी अभी वो काम नहीं कर रहा है। तो उसके बाद ही उसका डायग्नोस होता है, या सीटी स्कैन के बाद। उसमें इमरजेंसी उसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उसको पेशेंट की तो उसमें तो जान तो नहीं जाती उतने 24 घंटे के अंदर। बस बीपी मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो हाइपर टेंशन के कारण ही तो वो चीजें हो चुकी है। तो उस अवस्था में आप ब्लड लेटिंग, मतलब खून निकलना, या रक्त मोक्षण हम उसको कर सकते हैं, वो एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और दूसरी, उसके जबान के नीचे हम मोतिक भस्म, सूत सेकर, और प्रवाल टिष्टी, ऐसा कॉम्बिनेशन करके अगर उसको दे दिया तो फिर बीपी भी कंट्रोल रहता है, और हो सकता है आगे वाले कॉम्प्लिकेशन ना हो। उसके लिए नस्य या आंखों में कुछ दे नहीं सकते हैं क्या, नहीं आई नहीं नहीं ड्रॉप्स? नहीं नहीं नहीं, तो ये तो और बढ़ जाएगा ना वो। अभी तो ब्लॉकेज होने हो, मतलब अभी तो ब्लडिंग हो चुकी है, अभी क्लॉटिंग नहीं हुई। और उससे पहले आपने क्लॉटिंग तोड़ने की अगर दवा दे रही तो उसमें तो आग का काम करेंगी वो, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन निर्माण करेंगी। हम्म। गुरुजी प्रोटीन में लहसुन कुछ काम करता है क्या, हम्म। डिजोल्व करने क्या है? डिजोल्व कुछ काम करता आवाज नहीं आ रहा, आवाज ब्रेक हो रहा है ब्लड क्लॉटिंग आणि तीसाठी लसूण काम करतो का? है। क्लॉटिंग साठी ना, हम्म. हो करतो ना, स्रोतस ओपन करण्याचं काम करतो। वो भी कर सकते हैं, या पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है तो आप अदरक को चबा सकते हैं, लहसुन को चबा के उसको रस निकल सकते हैं, उससे वो जल्दी, मतलब ये ब्लड थिनर है। ये जो सब लोग हैं वो ब्लड थिनर है, जहाँ पे क्लॉटिंग अगर ब्लॉकेज आ रहा है उस ये ब्लड थिनर का काम करते हैं। यही इसीलिए तो जब कोई पेशेंट ब्लड थिनर ले रहा है, सपोज कोई शुगर वाला ले रहा है, या फिर पैरालिसिस वाला ले रहा है, या अदर कोई उसको ऑपरेशन हो चुका है और ब्लड थिनर दे रहे हैं किडनी वाले जैसे, तो उन पेशेंट को कभी भी अदरक की चाय नहीं पीने को देना है, याद रखो। क्योंकि अदरक के अंदर वो ब्लड थिनर है, तो वो फिर डबल डोज हो जाता है, हो सकता है उसका और बीपी बढ़ जाए। तो इसलिए उन लोगों को जिनको एकोस्प्रिन चालू है, ब्लड थिनर टैबलेट चालू है कोई, उन लोगों को अदरक वाली चाय नहीं देनी है। या उसको अगर ब्लड थिनर कम करना है तो उसको अदरक वाली चाय पिलाओ, ब्लड थिनर टैबलेट बंद कर दो, एक ही काम करेंगे दोनों। गुरुजी, जिन लोगों का ऑलरेडी ब्लड क्लॉटिंग हो चुका है तो उनको मतलब ये ब्लड थिनर से काम चलेगा, ये अदरक वाला ये सिस्टम से? ब्लड थिनर वो भी तो क्या कर रही है, वो क्या एक दिन दे रहे हैं और फिर क्या साल भर के लिए नहीं दे रहे क्या, वो हर रोज तो दे रहे हैं। तो हमें मात्रा देखनी पड़ेगी, कितनी देनी पड़ेगी, क्योंकि बीपी मेंटेन करके रखो। हर एक की प्रकृति की सब अलग रहेगा। अगर ब्लड थिनर देखिए उसका बीपी कितना रहता है कितना नहीं रहता है, और जब हम ब्लड थिनर बंद कर रहे हैं और उसकी जगह अदरक पानी दे रहे हैं, या अदरक का रस दे रहे हैं, या फिर सुंठ चूर्ण दे रहे हैं किसी टैबलेट में डाल के, या पुड़ी में डाल के,
तो उसका फिर एक डाटा बनाओ 5-6 दिन का, 10 दिन का, कि उसकी जगह मैं ये दे रहा हूँ तो बीपी कैसा रह रहा है। अगर ये चीजें अच्छी रह रही है, उसके बाद डोज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम करो, और बीपी मेंटेन रहनी चाहिए। जब ये चीजें बढ़ती जाएंगी तो फिर ब्लड रक्त धातु अपनी खुद हीट बनाएगा, उसके अग्नि अपने आप काम करने लगेंगी। फिर उसके लिए बाहर की अग्नि की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आपकी अदरक की फिर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो ब्लड भी उस हिसाब से थिन रहेगा और अपना अपना काम करेगा। ठीक है। चलो, हो गया सबका? या किसी का बाकी है क्वेश्चन?